Hello, welcome you all once again. This is 10th lecture of BMC. We have discussed up to 9th lecture and now this is 10th lecture of BMC. And today, before moving further, first of all, I will try to discuss some questions of workbook. Workbook is already uploaded on your online portal in PDF format. So you can download it and you can प्रिंट आउट या उसको आप डायरेक्टली उसमें भी फोन में भी या लैपटॉप में भी देख सकते हैं. सो बिफोर मूविंग फर्दर, जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके वर्कबुक के हैं वो पहले डिस्कस करूंगा. तो सब लोग वर्कबुक लेके प्रिपेयर हो जाएं. कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है पहले तो वो डिस्कस करेंगे. अभी जो चैप्टर्स हैं जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किया है यहाँ पे पहले तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो जो चैप्टर्स हैं हमारे, फर्स्ट चैप्टर जैसे सीमेंट हमने डिस्कस किया था, उसके पहले लाइम डिस्कस किया था. तो लाइम, सीमेंट, मोर्टार, एग्रीगेट्स और उसके बाद हम अभी कंक्रीट डिस्कस कर रहे हैं और कंक्रीट के बाद हम लोग एडमिक्सचर डिस्कस करेंगे. सो अभी जो मैं वर्कबुक के सॉल्यूशन आपको बताऊंगा वो अप टू ये 4 चैप्टर्स के बताऊंगा, लाइम के, सीमेंट, मोर्टार और एग्रीगेट्स के. ये 4 चैप्टर्स के मैं सॉल्यूशन अभी डिस्कस करूंगा. हम लोग सारे क्वेश्चंस उसमें देखेंगे और जिसमें मुझे लगेगा कि आपको हेल्प करना चाहिए मैं उसको हेल्प करूंगा और बाकी का आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा. हाँ, ये क्वेश्चंस मैं ये आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ. तो इसके लिए आपके पास वर्कबुक होनी चाहिए. वर्कबुक ऑनलाइन पोर्टल में अपलोडेड है, आप प्लीज उसको डाउनलोड कर लें, प्रिपेयर हो जाए. वीडियो को यहाँ पे आप रोक दें, पहले वर्कबुक अपने पास रख लें पीडीएफ फॉर्मेट में या प्रिंट आउट फॉर्मेट में, जो भी. उसके बाद इसको आगे आप लेक्चर को कंटिन्यू करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी. सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद, इसमें आपका पहला चैप्टर सीमेंट है. सो वर्कबुक हम डिस्कस कर रहे हैं आज बिफोर मूविंग फर्दर, क्योंकि लास्ट में फिर ढेर सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. सो आई एम डूइंग दिस टुडे ओनली. सो वर्कबुक का चैप्टर 1 एंड दैट इज सीमेंट. वर्कबुक का चैप्टर 1 दैट इज सीमेंट. I will not discuss every question because it will take too much time. I will try to discuss the questions in which I think that you may have problem. और उसके बाद जो बाकी simple questions हैं you can easily solve them. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है then you can send me your doubts on email ID which I have given to you, that is civilbmc@gmail.com, and the number, telegram number in which you can send me the messages like that number is 7827060811. That is the number 7827060811. You can send your doubt on that also. So first is chapter is cement. So first question, like cement chapter ka first question, option is D option, first option, because the question is assertion region question and first statement is wrong, second statement is correct. First statement is wrong because here question is written that pozzolana is added to cement to increase early strength. That is wrong answer. I have already discussed that due to addition of pozzolana, rate of gain of strength slows down, so it will not increase the early strength, it will slow down the early strength. So first statement is wrong, second is correct, so it is option D. Second, it is very simple question, like before testing setting time of cement one should test for. तो before testing setting time of cement one should test for, जैसे setting time टेस्ट करने से पहले कौन सा टेस्ट करना जरूरी था, तो याद है आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट, क्योंकि वहीं से वाटर कंटेंट मिलता है और उसके बाद हम लोग बाकी का टेस्ट करते हैं. सो आंसर इज डी ऑप्शन. सेकंड का भी डी ऑप्शन हो गया. थर्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है और ये सिंपल क्वेश्चन है. आपको इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस और फाइननेस ये सारे दिए हैं, उनसे रिलेटेड apparatus हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है. सो यू कैन मैच इट डायरेक्टली. आंसर इज सेकंड का सी ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन इज बहुत सिंपल. फोर्थ क्वेश्चन ये थर्ड का सी हो गया. फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. दैट क्वेश्चन इज कि द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट. आपको याद है 7.06 एंड अप्रोक्सीमेटली ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 7.05. देन फिफ्थ आंसर, फिफ्थ भी मैचिंग है और ये रिलेटेड टू है टाइप्स ऑफ सीमेंट और उनका यूज ऑफ सीमेंट से है. तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ सीमेंट में जैसे इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. और उसमें क्या मैच हो रहा है देखिए, हाई अर्ली स्ट्रेंथ is related to rapid hardening cement. High early strength is rapid hardening cement. Next, lining of canals. Lining of canals is done using sulfate resisting cement. मैंने बताया था आपको lining of canal is done using sulfate resisting cement. Third is frost and acid resistance. Fourth, high alumina cement. Obviously, high alumina cement is good for cold weather concreting. And last one is marine structure, and for marine structure pozzolanic cement, because pozzolanic cement have better durability. As I have discussed already कि pozzolanic cement have better durability, इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट है. तो फिफ्थ का
बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 का क्वेश्चन सिंपल है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर परसेंटेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट रिएक्शंस, तो आपको पता है दैट इज 23%, ऑप्शन इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन इज मोर देन 6% मैग्नीशियम ऑक्साइड बाई वेट इन सीमेंट रिजल्ट्स इन हाई स्ट्रेंथ एंड हाई हीट। ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि 6% से ज्यादा मैग्नीशिया कभी हो ही नहीं सकता, तो मोर देन 6% इज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्या है, लेस टेंडेंसी टुवर्ड वॉल्यूम चेंज, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 6% ज्यादा मैग्नीशिया हो ही नहीं सकता। तो 7th का सीधे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, नाइदर 1 और नाइदर 2, दैट इज 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द कंपाउंड विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए यहां पे स्ट्रेंथ गेन की भी बात कर रहा है, सेटिंग के लिए रिक्वायर होता है C3A और स्ट्रेंथ गेन के लिए रिक्वायर्ड होता है C3S। अब यहां पे इसने दोनों लिख दिया कि अर्ली सेटिंग भी और अर्ली स्ट्रेंथ गेन भी। तो देखिए स्ट्रेंथ गेन तो बिना C3S के नहीं आएगी, बिना C3S, यू नो दैट मैंने डिस्कस किया है कि C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ गेन इन अर्ली एज। सो यहां पे बेस्ट ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे दैट विल बी C3S। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन विल बी C3S। बिकॉज हियर C3 हम इसलिए नहीं टिक कर सकते क्योंकि C3A से हमें सिर्फ और सिर्फ सेटिंग एक्शन मिलती है, स्टिफनिंग एक्शन मिलती है, एंड दैट विल नॉट गिव द स्ट्रेंथ। बट जब हम C3S टिक करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जब आ गई है तो उसमें स्टिफनिंग तो हो गई होगी, ये हमारा इसमें लॉजिक है और इस हिसाब से हम C3S टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज। तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज लाइम का होता है, तो लाइम विल बी एट लास्ट एंड उससे कम होता है सिलिका का और सबसे कम एल्यूमिना का, देन ऑप्शन बी। दिस इज वेरी सिंपल, आपको याद होगा लाइम का 60-70% होता है, उसके बाद सिलिका 20 से 25% के आसपास और सबसे कम एल्यूमिना जो 3 से 8% होता है, दैट इज द परसेंटेज। 9th के बाद जो 10th क्वेश्चन है आपका, 10th क्वेश्चन इज अगेन एसर्शन रीजन। 10th question is like the amount of cement paste should be sufficient to cover the surface of all the particles for proper workability and bond, that is correct। मैंने डिस्कस किया था आपको कि वर्केबिलिटी के लिए sufficient water cement paste होना चाहिए and that cement paste should cover the surface of the aggregate, so that statement is correct। but next statement जो रीजन लिखा है the water cement ratio is fixed accordingly, कि water cement ratio इसी के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो याद करिए आप, जब मैं मिक्स डिजाइन प्रोसीजर बता रहा था तो उस समय मैंने आपको डिस्कस किया कि वाटर सीमेंट रेशियो इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट एंड एक्सपोजर कंडीशन। सो वाटर सीमेंट रेशियो इज नॉट फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द वर्केबिलिटी, इट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द strength requirement and the exposure condition. Water cement ratio is fixed according to the strength requirement and exposure condition. So in this manner this answer is reason is wrong, assertion is correct, then 10th option C. Next 11th question, question number 11। in 11th question there is consider the following types of cement। आपको अलग अलग टाइप का सीमेंट दिया है और नीचे लिखा है कि which one of the following is the correct sequence of above cement in terms of their increasing rate of strength gain। तो किसका increasing rate of strength gain सबसे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ गेन जो फास्ट होता है वो किसका होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का होता है क्योंकि ये 24 घंटे में 30 MPa की स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। सो आंसर सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है तो सबसे लास्ट में जो होगा दैट विल बी हाई एल्यूमिना। सो सबसे लास्ट में 2 होगा और 2 के हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 11th का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अ सीमेंट बैग कंटेन्स 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम, हाउ मेनी बैग्स विल इन टन्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर 1 टन सीमेंट है, मीन्स 1 टन सीमेंट है, 1 टन सीमेंट इक्वल टू कितना होता है, 1000 kg सीमेंट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि 1 टन सीमेंट है और वो आपको वॉल्यूम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। 1 टन सीमेंट है तो 1000 kg हुआ और आपको पता है 50 kg का एक बैग होता है, 1 बैग इक्वल टू 50 kg। सो हाउ मेनी बैग इन 1 टन। तो ये तो एक क्लास 5th का भी लड़का बता देगा, दैट विल बी 20 बैग्स, दैट इज द आंसर। तो इसमें 20 बैग आंसर होगा। दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू कैन थिंक। बट यस, इस क्वेश्चन से अलग मैं थोड़ा सा यही डिस्कस करता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता, अगर वो पूछता कि नंबर ऑफ बैग्स, अब ये मैं एडिशनल बता रहा हूं, नंबर ऑफ बैग इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट। ठीक है, अगर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट है, मतलब सीमेंट का अब वेट ना देके वॉल्यूम दे दिया होता और क्वेश्चन पूछ देता कि 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ बैग आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है
कि एक बल्क डेंसिटी आप याद रखिए, सिंपल होता है, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो नॉर्मली रहती है बैग में, बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू अराउंड, इट इज नॉट एग्जैक्ट बट इट इज अराउंड 1500 kg पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द बल्क डेंसिटी, यू शुड केप्ट इन माइंड। सो नंबर ऑफ बैग में हमें बताना है 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब में जो वेट आता है वो लगभग 1500 kg आता है। तो वेट ऑफ सीमेंट जो अगर हम पूछेंगे फॉर 1 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग दैट विल बी 1500 kg। सो अब नाउ नंबर ऑफ बैग्स विल बी, नंबर ऑफ बैग्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 1500 kg और डिवाइडेड बाई 50 kg, एक बैग 50 kg, देन इट इज 30 बैग्स। तो 1 मीटर क्यूब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर क्यूब में कितने सीमेंट बैग्स आएंगे, तो दैट विल बी 30 बैग्स। 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आएंगे दैट विल बी 30 बैग्स। और आपको अगर 1 टन में नंबर ऑफ बैग्स पूछे तो 20 बैग्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। सो ये हो गया 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें 12th क्वेश्चन के बाद, ये 12th क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप, ये आपके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट आपको दिए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। सो स्टेटमेंट क्या दिए हैं कि स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट इज मेड ऑन क्यूब्स ऑफ सीमेंट सैंड मिक्स। सही बात है, आपको स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए आपको क्यूब बनाने पड़ते हैं और उसमें सीमेंट सैंड मिक्स होता है। ठीक है, वाटर टू बी यूज्ड फॉर द पेस्ट इज 0.25 p वेयर p इज द वाटर नीडेड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ये तो गलत है, क्योंकि वाटर पेस्ट के लिए ये 0.25 p तो होता नहीं है, दैट इज p/3 + 4% होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिटरमाइंड ऑन लीस्ट एटेलियर सेपरेटर्स। ये भी गलत है, कंसिस्टेंसी तो हम लोग विकेट एपरेटस से बताते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फोर्थ में क्या है कि क्यूब्स आर कास्ट इन 2 लेयर्स इन लीक प्रूफ मोल्ड्स फर्दर कॉम्पैक्टेड इन ईच लेयर वाइब्रेशन। हाँ ये सही है, क्यूब को हम लोग 2 लेयर में कास्ट कर रहे थे, तो ये सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया 13 का, 1 और 4। सो 13 का ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट बीच के 2 और 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका दिया है वर्कबुक में कि द क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट अटेन इज टर्मिनल वैल्यू। देखिए एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि क्रीप की स्ट्रेन बढ़ती जाती है और कब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, तो इसीलिए थ्योरेटिकल डाटा यू शुड रिमेंबर इट इज 5 years। सो 14 का आंसर है दैट इज सी 5 year एंड इट इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी। और इसका कोई बुक्स वगैरह में प्रॉपर रेफरेंस नहीं है, यूपीएससी ने इसको 5 years दिया हुआ है और 1-2 बुक्स में भी है, तो इसलिए दैट इज 5 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लाई एश। देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फ्लाई एश के रिगार्डिंग, ये इसमें लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि एज पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन द रेंज ऑफ 15 to 30% फ्लाई एश रिड्यूस द स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड बट वंस द पोजोलॉनिक प्रोसेस सेट्स इन हायर स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन। ये तो बिल्कुल सही बात है, याद होगा आपको कि अब तो 35% अगर हम लोग पोजोलोना ऐड करते हैं सो आपकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो बेटर हमें मिलती है। हाँ, अर्ली स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो सेम यही बात इन्होंने लिखा है। तो इसमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि फ्लाई एश एज अ पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ इवन एट अर्ली एज। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम लोग सैंड को पार्ट रिप्लेसमेंट मतलब फ्लाई एश को नॉट एज अ बाइंडिंग मटेरियल ही रिप्लेस करते हैं, बट इसको हम लोग सैंड की जगह पे भी हम लोग रिप्लेस करते हैं कि सैंड की जगह मींस एडल्ट्रेंट की तरह भी हम लोग फ्लाई एश को यूज कर सकते हैं कंक्रीट में, एंड इट विल आल्सो गिव बेटर इफेक्ट। ये स्टडी में पाया गया है, ये रिसर्च में पाया गया है, एनटीपीसी के मैनुअल्स में आप देखेंगे तो ये पाया गया है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लिखा है कि फ्लाई एश एज अ पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज इकोनॉमिकल। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि फ्लाई एश जो है वो कई बार हमको कॉस्टली पड़ सकता है अगर हम उसका ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस तक कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर हमारे बगल में सैंड अवेलेबल है तो हम उसको लो कॉस्ट में भी हम उसको वो हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल मटेरियल है, वो भी उसका कोई प्रोडक्शन कॉस्ट होता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी अगर देखें तो साइमल्टेनियस रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट्स इनेबल द स्ट्रेंथ एट ए स्पेसिफाइड एज टू इक्वल डिपेंडिंग। ये भी सही है कि अगर हम लोग साइमल्टेनियस रिप्लेसमेंट करते हैं सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट्स का, तो स्ट्रेंथ एट स्पेसिफाइड एज टू बी इक्वल डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट। ऑब्वियसली हम लोग रिप्लेसमेंट करके स्ट्रेंथ को बराबर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ तो हमारी एज पर द रिप्लेसमेंट वो वेरी करती है और हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो द ओनली वन स्टेटमेंट विच मे नॉट बी 100% correct, that is option C, and that is also given by UPSC,
दैट इज द ऑप्शन सी एज पर यूपीएससी. सो 15 का हम लोग ऑप्शन सी कर रहे हैं. ऑल्दो ऑल द स्टेटमेंट्स आर पार्सली करेक्ट, मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स आर लगभग करेक्ट ही हैं सारे के सारे, लेकिन अब उसमें से भी कौन है जो 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसमें से. ऑल्दो सारे स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है फ्लाई ऐश सस्ता भी हो सकता है, फ्लाई ऐश महंगा भी हो सकता है, वो सैंड के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. और 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट ग्रेन्स possesses लो वेटिंग एबिलिटी. ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक सीमेंट मैंने आपको बताया वाटर रेपेलेंट सीमेंट, जिसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर वाटर को रेपेल करने की टेंडेंसी होती है, तो वेटिंग जो होती है, वेट होने की एबिलिटी वो कम होती है. ठीक है. रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूजफुल इन कॉन्क्रीटिंग अंडर स्टेटिंग और रनिंग वाटर. नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग को हम लोग जो होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम लोग अंडर वाटर नहीं, हम उसको अंडर वाटर में क्विक सेटिंग यूज करते हैं. सो इट इज नॉट वेरी मच करेक्ट. एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्विक सेटिंग सीमेंट हेल्प कंक्रीट टू अटेन हाई स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड. ऐसा भी नहीं है. क्विक सेटिंग सीमेंट जस्ट गिव द क्विक सेटिंग एबिलिटी, नॉट हाई स्ट्रेंथ. तो बीच के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. व्हाइट सीमेंट इज जस्ट अ वेराइटी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट फ्री ऑफ कलरिंग ऑक्साइड. ये करेक्ट है, क्योंकि व्हाइट सीमेंट कोई नया सीमेंट तो है नहीं, जस्ट उसमें हम लोग आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं तो व्हाइट सीमेंट बन जाता है. तो इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 and 4. 1 and 4 is correct. So option A, 16 का ऑप्शन A हो जाएगा. ऑप्शन A is the correct of 16 आंसर. नेक्स्ट 17 को अगर हम लोग देखें, 17th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोग्स कंपाउंड्स. इसमें लिखा है C3S enables सीमेंट क्लिंकर इजीली टू ग्राइंड, इंक्रीजेज रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग. करेक्ट है. आपको याद होगा मैंने बताया कि C3S के पार्टिकल फाइनर हो जाते हैं, और फाइन होने की वजह से आप उनको वो फ्रीज एंड थॉ के वॉइड्स में, जो वॉइड्स हैं कंक्रीट के अंदर, उसमें फिल हो जाते हैं और दे विल रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ फ्रीज एंड थॉ. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट लिखा है कि C2S हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली एंड इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक. ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको कि C2S की अगर परसेंटेज आप बढ़ाएंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, सल्फेट अटैक कम होगा, केमिकल रेजिस्टेंस इसमें बढ़ेगा. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17 का सी. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? द क्यूब्स फॉर टेस्टिंग सीमेंट इन कंप्रेशन आर केप्ट एट. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था कि सीमेंट को जब हम लोग रखते हैं, क्यूब्स फॉर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इन कंप्रेशन, जब हम लोग उनको रखते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस पे क्योर करते हैं? तो 27 ±2 एंड 90% ह्यूमिडिटी. ये मैंने कल कॉन्क्रीट में भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में. सो दिस इज करेक्ट. ऑप्शन इज 18 का बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेस्टिंग ऑफ स्टोन. अब ये क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्टोन की टेस्टिंग से रिलेटेड है. प्लीज आप इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम स्टोन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने का फायदा नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 क्या क्वेश्चन है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लिखा है इसमें द कंपाउंड C3A रिएक्ट्स रैपिडली विद वाटर एंड लीड्स टू एन इमीडिएट स्टेपनिंग ऑफ द पेस्ट. करेक्ट बात है. ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और सेटिंग कराता है, स्टिफनिंग कराता है. ये करेक्ट बात है. नेक्स्ट है इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विद टाइम डिपेंड्स ऑन द C3S कंटेंट ऑफ सीमेंट. द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विद टाइम डिपेंड्स ऑन द, ये गलत है. द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विद टाइम डिपेंड्स ऑन द C2S कंटेंट ऑफ सीमेंट, क्योंकि टाइम के साथ अर्ली स्ट्रेंथ C3S देता है, बट टाइम के साथ C2S पे डिपेंड करता है. एंड नेक्स्ट C3A लिबरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ये सही है. तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 3 करेक्ट है. सो ऑप्शन डी, ये आपका 20th का ऑप्शन डी हो गया. क्वेश्चन नंबर 21, अगर क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो 21 क्या है? विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट. तो अब आप देखें कि जैसे 21 में इसमें आपको लिखा है कैल्शियम सल्फेट. अब कैल्शियम सल्फेट जो होता है जिप्सम होता है, तो जिप्सम तो स्ट्रेंथ के लिए नहीं होता, तो ये अलग हो गया. नेक्स्ट लिखा है मैग्नीशिया. मैग्नीशिया और एल्यूमिना, ये दोनों भी स्ट्रेंथ के लिए उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि सिलिका, क्योंकि सिलिका इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि CSH जेल में सिलिका आता है. आप देखे होंगे CSH जेल में सिलिका आता है और C3S C2S में सिलिका आता है, और यही स्ट्रेंथ देते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 21B, सिलिका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, देख लीजिए. 22 इज द क्वेश्चन
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर रेपेलेंट सीमेंट, वाटर रेपेलेंट सीमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्या है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड या ओलेइक एसिड विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बिल्कुल करेक्ट है, हमने नाम ये लिखा हुआ है। स्टेरिक एसिड, ओलेइक एसिड, इनके साथ हम लोग मिक्स करके बनाते हैं। इट इज हैविंग लार्ज स्ट्रेंथ गेन ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, ये तो गलत बात है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि लार्ज स्ट्रेंथ गेन ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड होगा, ऐसा तो कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट, इट्स 28 डेज स्ट्रेंथ इज लेस देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी गलत बात है, ऐसा भी नहीं है। इसकी 28 डेज स्ट्रेंथ तो बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि है तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ये सही बात है, क्योंकि इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। तो 22 का भी सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सिंपल यही है, दो स्टेटमेंट बीच के गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ये ग्राफ मैंने आपको दिया हुआ है, क्लियरली आपको लेक्चर में दिख जाएगा ये ग्राफ, ये बहुत ही क्लियर ग्राफ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है C3S, C2S, C3S, C4F, क्या ऑर्डर होगा? 1 होगा C3S, 2 होगा C2S, 3 होगा C3A और 4 होगा C4F। ये तो बिल्कुल ऑप्शन क्लियर है, तो 23 का ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला P/5 + 2.5%, याद होगा आपको, हम लोग यूज करते हैं यही P/5 + 2.5% फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो दैट इज ऑप्शन ए ओनली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 अगेन इट इज असर्शन रीजन। एंड यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक्सपेंसिव सीमेंट इज यूज्ड इन रिपेयर वर्क ऑफ ओपन अप जॉइंट। ओपन अप जॉइंट मतलब जो ज्वाइंट ओपन है, जो ज्वाइंट बड़े हैं, जैसे ये दो ज्वाइंट्स हैं, तो इन अब इधर भी कंस्ट्रक्शन, इधर भी, अब ये ज्वाइंट आ गया, तो इसको सिल करने के लिए, इसको लॉक करने के लिए हम लोग इसमें एक्सपेंसिव सीमेंट प्लेस कर देते हैं। जब हम इसमें एक्सपेंसिव सीमेंट प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग एक्सपेंसिव सीमेंट प्लेस करने के बाद इसमें आगे लिखा है कि एक्सपेंसिव सीमेंट एक्सपेंड व्हाइल हार्डनिंग, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये एक्सपेंसिव सीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। और एक्सपेंसिव सीमेंट इंडिया में नॉर्मली नहीं बनता, इसमें के टाइप, एफ टाइप, अलग अलग टाइप के सीमेंट होते हैं। और ये ऐसे सीमेंट्स होते हैं जो शुरू में कम वॉल्यूम के होंगे, और जब इनकी हार्डनिंग होगी तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज होने का टेंडेंसी होगा। और जब इनका वॉल्यूम इंक्रीज होने का टेंडेंसी होगा तो उससे हमें फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा ये होता है कि जब हमारे नॉर्मली सीमेंट की क्या टेंडेंसी होती है कि जब वो हार्डन होता है तो वॉल्यूम रिड्यूस होता है, और जब वो वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो उससे अंदर क्रैक डेवलप होते हैं, उसके अंदर श्रिंकेज होता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग जो सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट बनाते हैं, तो ये सीमेंट क्या होता है कि जब हम इसमें पहले ही एक्सपेंशन का फीचर डाल देते हैं तो क्या होता है, ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन जो है, जो श्रिंकेज का इफेक्ट है, उसको काउंटर कर देता है और सीमेंट का वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा श्रिंक नहीं होता है, और इस तरह से हमको क्रैक से हम बच जाते हैं। तो ये जो एक्सपेंसिव सीमेंट है यूज इन रिपेयर वर्क फॉर ओपनिंग अप ऑफ जॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है। और एक्सपेंसिव सीमेंट एक्सपेंड व्हाइल हार्डनिंग, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये श्रिंक नहीं होता, ये श्रिंकेज को काउंटर करने के लिए एक्सपेंड होता है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट 25 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने क्या लिखा है? एन एवरेज ऑफ 15% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट कंबाइंस केमिकल, ये तो गलत है। एवरेज 23% कंबाइन होता है केमिकली, एंड 15% हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं फॉर लॉसेस और वो वॉइड्स और जेल के लिए। तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दूसरा पहला स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरे स्टेटमेंट लिखा है कि टोटल ऑफ 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड। यस, टोटल तो 38 रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ऊपर इन्होंने सीक्वेंस गलत लिख दिया। तो रीजन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, पर जो असर्शन है वो गलत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज डी ऑप्शन। सो इट इज ऑप्शन डी। सो ये आपके मैंने सारे क्वेश्चन सीमेंट वाले डिस्कस कर लिए, आप इनके आंसर की नोट कर लीजिएगा, आप अपना वर्कबुक ओपन रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लेक्चर देखने से पहले, ये सब करने से पहले आप प्लीज एक बार खुद से वर्कबुक सॉल्व करिएगा। इसीलिए मैं आपको इतना दिन टाइम दिया हूं, आपको मैंने पहले ही दिन ये आंसर्स नहीं बताए, आपको इतना टाइम दिया और आप सॉल्व करें। देखिए, ट्राई टू गेट द थिंग्स, आपको क्वेश्चंस करने आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यही हमारा मेन मोटो है, इस चीज को आप समझते हुए क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, एक बार 2 बार ट्राई करें। और थिंक इन द लाइन ऑफ द क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से सोचे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉन्सेप्ट को फिट करना है। आपके पास एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट है, दोनों की मैचिंग करानी है और आपको सही आंसर बताना है। तो ट्राई टू हैव सम एक इंट्यूशन होना चाहिए आपके अंदर, एक क्वेश्चन आंसर करने की एक टेंडेंसी होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आती है। आप बिल्कुल कई बार ऐसा नहीं होता कि 2 + 2 4 ही होगा, कई बार असर्शन रीजन के
क्वेश्चंस में या फिर कई बार रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको अलग एंगल से भी सोचना पड़ेगा। सो कभी भी क्वेश्चन को देख के आप घबराए नहीं और क्वेश्चन को हर एक एंगल से सोचे और उसके बाद बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। चलिए, तो ये हो गया आपका सीमेंट। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, लाइम। नेक्स्ट आप वर्कबुक का नेक्स्ट चैप्टर है लाइम, तो उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, लाइम के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज लाइम, तो लाइम के जो आंसर्स हैं वो डिस्कस कर लें। तो लाइम का जो चैप्टर है इसमें पहला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और आपको इसमें मैच कराना है फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, क्विक लाइम और नॉन हाइड्रोलिक लाइम। ये बहुत सिंपल मैचिंग है, आप इजीली करा सकते हैं। और इसमें हम लोगों का फर्स्ट का ऑप्शन आता है बी, तो फर्स्ट का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं A4 से फैट लाइम 4 से मिल रहा है, सी सेल से मिलता है हमें फैट लाइम। ऑब्वियसली सी सेल जो होते हैं वो बहुत ही प्योर लाइम होता है जिसको हम लोग कोरल रीफ्स कहते हैं, ठीक है। फिर बी का 3 है, हाइड्रोलिक लाइम कहाँ से मिलता है, कंकड़ से, कंकड़ गिव्स हाइड्रोलिक लाइम, करेक्ट है। सी का 2 है, क्विक लाइम, क्विक लाइम हमको किससे मिलता है, कैल्साइन लाइमस्टोन से ऑब्वियसली। और नॉन हाइड्रोलिक लाइम कैल्साइन डोलोमिटिक स्टोन, याद होगा मैंने बताया आपको कि डोलोमिटिक स्टोन भी नॉन हाइड्रोलिक होता है, तो यहाँ से मिलता है। सो फर्स्ट का बी ऑप्शन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें लिखा है कि मशीनरी इन रिच सीमेंट मोटार दो हैविंग गुड स्ट्रेंथ विद हाई श्रिंकेज इज मच लायबल फॉर सरफेस क्रैक। बिल्कुल ठीक है कि अगर सीमेंट मोटार आप बनाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ तो बेटर होता है बट उसमें क्रैक्स ज्यादा होते हैं, ये करेक्ट बात है। नेक्स्ट है कि लाइम मोटार पॉजेस पुअर वर्केबिलिटी एंड पुअर वाटर रिटेंटिविटी, ये तो गलत है। मैंने बताया आपको कि लाइम मोटार में बेटर वाटर रिटेंटिविटी होती है और बेटर वर्केबिलिटी होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड है कि मशीनरी इन लाइम मोटार हैज बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट सैंड पेनिट्रेशन इन लेस लायबल टू क्रैक, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि श्रिंकेज कम होता है इसलिए लेस लायबिलिटी टू क्रैक है। सो ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप आए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप अगर आए, थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन इज कि वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोटार इज दैट, तो क्या डिमेरिट है लाइम मोटार का, इसकी वजह से आजकल हम लोग लाइम को नहीं यूज करते, तो इसका एक ही डिमेरिट है, दैट इज डज नॉट सेट क्विकली, ये जल्दी से सेट नहीं होता है, स्लो सेटिंग होती है, सो डज नॉट सेट क्विकली, देन थर्ड का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आपका है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइम, तो इसमें क्या होता है लाइम का, देखिए कि कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन रिजल्ट्स इन क्विक लाइम, बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताया हुआ है कि कैल्सिनेशन आप करेंगे क्विक लाइम का तो लाइमस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन का करेंगे तो क्विक लाइम मिलता है, ठीक है। लाइम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्योर वेराइटी ऑफ चॉक इज हाइड्रोलिक लाइम, नहीं भैया, अगर आपने प्योर लाइम ले लिया तो वो हाइड्रोलिक कहाँ से रह गया, अगर आपने प्योर लाइम ले लिया तो वो हाइड्रोलिक तो रह ही नहीं गया, प्योर लाइम कभी हाइड्रोलिक नहीं हो सकता क्योंकि वो तो नॉन हाइड्रोलिक होता है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय टेस्टिंग ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर, हाइड्रेटेड लाइम, देखो हाइड्रोलिक लाइम और हाइड्रेटेड लाइम दो अलग अलग लाइम है, कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोलिक लाइम का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम, ये लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज लाइम प्लस इंप्यूरिटी, ठीक है, दैट इज हाइड्रोलिक लाइम। और हाइड्रेटेड लाइम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेटेड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम मतलब लाइम प्लस वाटर, मतलब जिसका हाइड्रेशन हो गया, तो लाइम प्लस वाटर तो प्योर लाइम हुआ ना, ये हाइड्रोलिक लाइम तो हुआ नहीं। और हाइड्रोलिक लाइम का मतलब क्या है, लाइम प्लस इंप्योरिटी, तो यहाँ पे जो लिखा है कि हाइड्रेटेड लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय टेस्टिंग ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर, करेक्ट, दैट इज हाइड्रेटेड लाइम, तो फोर्थ का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ अगर हम लोग देखें, सो फिफ्थ क्वेश्चन जो है एसर्शन रीजन है कि यूज ऑफ सीमेंट लाइम मोर्टार इज जनरली प्रेफर्ड टू सीमेंट मोटार। ऑब्वियसली मैंने याद करिए बताया था आपको, गेज्ड मोटार जो होता है, गेज्ड मोटार हम लोग प्रेफर करते हैं ओवर सीमेंट मोटार, क्योंकि गेज्ड मोटार के अंदर बेटर प्लास्टिसिटी होती है, मोर वर्केबिलिटी होती है, स्मूथ फिनिश आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी रीजन भी यही लिखा है कि सीमेंट लाइम मोटार हैज हायर वर्केबिलिटी एंड वाटर रिटेंटिविटी, तो रीजन एकदम करेक्ट है, इसलिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है कि फॉर आइडेंटिकल स्ट्रेंथ अ कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार इज प्रेफर्ड ओवर सीमेंट मोटार। ऑब्वियसली अगर सेम स्ट्रेंथ आ रही है तो हम लोग कंपोजिट मोटार जिसमें लाइम भी है वो प्रेफर करते हैं। और रीजन क्या है कि कंपोजिट लाइम मोटार हैज हायर ड्राइंग सिंकेज देन सीमेंट, नहीं रीजन गलत है, कंपोजिट मोटार में हायर ड्राइंग सिंकेज नहीं, लोअर ड्राइंग सिंकेज होता है, तो इसमें केवल एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, तो 6 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 7th क्वेश्चन जो है, लाइम मोटार इज एबल टू रिटेन इट्स बॉन्ड विद मशीनरी यूनिट एंड इट फ्री फ्रॉम क्रैक्स। ऑब्वियसली लाइम में थोड़ा सा क्रैक कम होता है
एंड द लाइम मोटर अंडरगोज ओनली नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग एंड द इनिशियल श्रिंकेज। सही बात है, इसीलिए क्रैक कम होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज और इसमें कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज, इस वजह से क्रैक डेवलपमेंट भी कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन भी करेक्ट है और उसका रीजन एक्सप्लेनेशन भी है, तो 7 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ लाइम चैप्टर विच आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो लाइम का भी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मोटार पे हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं, मोटार के आंसर की मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। मोटार के आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मोटार पे आइए, थर्ड चैप्टर है मोटार। ठीक है, अब देखिए मोटार में पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 मोटार वाले चैप्टर में, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड गुड 1:3 पोर्टलैंड सीमेंट्स एंड मोटार आफ्टर 3 days ऑफ क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो 1:3 का ही हम लोग रेशियो यूज करते हैं और हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कौन सा सीमेंट है, तो यहाँ अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम कर लेते हैं बेसिक सीमेंट, अज्यूम सीमेंट इज OPC 33। तो OPC 33 हम मान लेंगे क्योंकि ये बेसिक सीमेंट है जो सबसे पहले हम लोग डिजाइन करते हैं, सबसे पहले इसको मैन्युफैक्चर किए थे, दैट इज द बेसिक सीमेंट। तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे हमारा जो सीमेंट है दैट इज OPC 33। तो OPC 33 हमारा सीमेंट है जो हमने कंसिडर किया हुआ है। अब ये OPC 33 जो है, इस OPC 33 को हम टेस्ट कर रहे हैं और 3 दिन बाद स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो आफ्टर 3 days आपको पता है कि आफ्टर 3 days स्ट्रेंथ विल बी हाफ ऑफ 28 days स्ट्रेंथ। तो 28 days स्ट्रेंथ जो आपको मिलेगी उसका हाफ हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली है ये एग्जैक्टली नहीं है, दैट विल बी हाफ। तो यहां पे आप देखिए हाफ हो जाएगा किसका, 33 MPa का। अगर 330 kg/cm² करें इसको तो हाफ कितना होगा, अराउंड दैट इज 165 kg/cm²। और इसके क्लोजर ऑप्शन दैट इज approximately 175 kg/cm², and the correct option is C option. So question number 1 का correct option is C option. This is the answer. Next question है question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये असर्शन रीजन है कि इन मेसनरी ब्रिक्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सीमेंट मोटार। ठीक है, इन मेसनरी ब्रिक्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार एडहेयर्स मोर इफेक्टिवली टू ब्रिक सरफेस देन एनी अदर मटेरियल। बिल्कुल ठीक है कि सीमेंट मोटार हम लोग ब्रिक मेसनरी में प्रेफर करते हैं जो ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स को। और आजकल अगर हम देखें तो सीमेंट मोटार को यूज करने का जो बेसिक एक ही एडवांटेज है कि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। सो दैट इज द करेक्ट। सो सेकंड का ए ऑप्शन, क्योंकि रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो थर्ड क्वेश्चन है कि सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटार। तो सुर्खी जो हम लोग लाइम मोटार में ऐड करते हैं, तो याद होगा मैंने बताया था आपको कि सुर्खी जो है वो हाइड्रोलिसिटी देता है लाइम को। तो ये सुर्खी विल प्रोवाइड हाइड्रोलिसिटी टू द लाइम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, थर्ड का डी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मोटार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड लाइम आर मिक्स्ड। अगर सीमेंट और लाइम दोनों मिक्स्ड होता है तो क्या कहते हैं ऐसे मोटार को, तो ऐसे मोटार को गेज्ड मोटार कहते हैं, आपको डिस्कस कर चुका हूं। सो दिस इज 4th का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द मैक्सिमम मेल्टिंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू अकर एट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। ये भी मैंने बताया था वो 4 to 5% पे मैक्सिमम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। याद है ऐसा कुछ ग्राफ मैंने बनाया था आपके सामने और ये लिखा था यहाँ पे कि ये 4 to 5% पे ही मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग है और ये प्रोपोर्शनिंग मैंने आपको बताया था कि कौन से कंस्ट्रक्शन में कौन सा प्रोपोर्शन यूज करता है, मैच करा लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से ड्राई वॉल्यूम को हम लोग वेट वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम का कन्वर्जन करते हैं। तो फॉर मोटार जो कन्वर्जन फैक्टर है फॉर मोटार, वेट वॉल्यूम जो होता है, वेट वॉल्यूम विल बी कितना होगा, दैट विल बी 2/3 ऑफ ड्राई वॉल्यूम। ऐसे लिखते हैं हम लोग, या इसका उल्टा लिख सकते हैं, सॉरी 2/3 नहीं, दैट इज यहाँ पे अगर हम इसको लिखें, दैट इज इसको फिर से लिखिए इस तरह से, ऐसे हम लोग यूज करते हैं कि ड्राई वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार जो सारे इंग्रेडिएंट्स का वॉल्यूम होगा दैट विल बी 1.25 टाइम्स वेट वॉल्यूम। तो ये हम लोगों को ये ध्यान रखना, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपके लेक्चर्स में है क्वेश्चन, तो मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा। ऑप्शन इज डी। तो 7th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, 7th के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 8th क्वेश्चन? यस,
8th क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलिकेट टाइप और सल्फेट टाइप केमिकल रेजिस्टेंट मोटार के बारे में है। ये दोनों स्पेशल टाइप की हैं जिसके लिए IS 441 एंड 442 जो IS कोड इनके लिए है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको पढ़ते हैं और वहां पे आप डिटेल में इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। हम लोग बहुत डिटेल में इनकी स्टडी जरूरत नहीं है, बट यस जिससे हमारा आंसर हो जाए वो उतना हमें पता है। तो जैसे इसमें लिखा है कि सिलिकेट टाइप केमिकल रेजिस्टेंट मोटार हैज गुड रेजिस्टेंस टू हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो आपको याद होगा नोट्स में मैंने क्लियरली बोला था कि हाइड्रोफ्लोरिक के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 8वां का पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सल्फर टाइप केमिकल रेजिस्टेंट मोटार हैज पुअर रेजिस्टेंट टू एल्कलीज। ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि सल्फर टाइप के जो रेजिस्टेंट मोटार होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस रखते हैं और एल्कली के अगेंस्ट पुअर रेजिस्टेंस रखते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि द इंटीरियर सर्फेस ऑफ बिल्डिंग में बी प्लास्टर्ड विद द सीमेंट मोटार कंटेनिंग सीमेंट पेस्ट एंड सैंड इन द रेशियो ऑफ 1:6। ये करेक्ट है कि इनर पोर्शन जो होता है वो हम उस 1:6 से करते हैं और आउटर पोर्शन नॉर्मली 1:5 से 1:4 से कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड 2 and 3 इज करेक्ट। तो 8th का ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन जो है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज ऑफ फाइनेस मॉडल्स फॉर मीडियम एंड। ये मैंने आपको बताया था फाइनेस मॉडल्स में कि मीडियम सैंड किसको कहते हैं। तो 2.6 से 3.9 जो 2.6 से 2.9 जो था उसको मीडियम कहते थे, 2.2 से 2.6 जो था उसको फाइन कहते थे और 2.9 से 3.2 जो था उसको कोर्स कहते थे। सो करेक्ट ऑप्शन है 9th का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या क्वेश्चन लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है 10th क्वेश्चन में यस हम लोगों ने 9th डिस्कस कर लिया, ओके 9th हो गया। 10th में है कंसिडर सीमेंट मोटार, ये है 10th क्वेश्चन है सीमेंट मोटार रिचर देन 1:3 आर नॉट यूज्ड इन मशीनरी वर्क। यस मशीनरी वर्क में 1:3 से ज्यादा का रिच मोटार हम यूज नहीं करते हैं। तो क्या रीजन क्या दिया है, देयर इज नो गेन स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी। ऑब्वियसली क्योंकि मोटार की स्ट्रेंथ बढ़ाने से ब्रिक की स्ट्रेंथ तो बढ़ नहीं जाएगी, तो मशीनरी की ओवरऑल स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा देयर इज हाई श्रिंकेज, ऑब्वियसली दैट इज करेक्ट। एंड देयर आर प्रोन टू सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का तो कोई चांस नहीं है, बट शुरू के 1-2 स्टेटमेंट जो है पहले और दूसरे वो करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या लिखा है कि ब्रिक्स इन मशीनरी आर बाउंड बाय मोटार। बिल्कुल सही बात है, इसमें नई बात तो कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मोटार मेक्स ब्रिक्स डैम प्रूफ। ऐसा किसने कहा, ये तो ऐसा कुछ भी करेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है कि स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इन मशीनरी इज इंप्रूव्ड बाय प्लास्टरिंग। ऐसा भी नहीं है, आपकी ब्रिक की स्ट्रेंथ नहीं इंप्रूव होती, वो तो हम लोग ब्रिक को प्रोटेक्ट करते हैं प्लास्टरिंग से और स्मूथ सरफेस बनाते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट एडिशन ऑफ लाइम इंप्रूव्स वर्केबिलिटी, 100% करेक्ट, क्योंकि लाइम को ऐड करने से इंप्रूव होती है आपकी वर्केबिलिटी, दैट इज 100% करेक्ट। नेक्स्ट है कि मरीन कंस्ट्रक्शन नीड सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट मोटार, ये भी सही है क्योंकि मरीन में सल्फर ज्यादा होता है, सल्फेट होता है, इसलिए सल्फेट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपका 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 and 5 करेक्ट है और इस हिसाब से ऑप्शन इज सी। सो 11th का ऑप्शन सी होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग 12th क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो 12th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एडिशन टू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्लैग्ड लाइम टू पोर्टलैंड सीमेंट इन सीमेंट मोटार इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ द मोटार। बिल्कुल सही है, ये गेज्ड मोटार के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आप देखिए गेज्ड मोटार कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन वहां से आए हैं कि जब हम लोग थोड़ा सा लाइम मिला देते हैं तो प्लास्टिसिटी इंप्रूव हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट बात है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा है कि लाइट वेट मोटार इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड फाइनली क्रस्ट फायर ब्रिक्स पाउडर। ये भी सही है कि अगर हमें लाइट वेट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि फायर ब्रिक यूज करेंगे, हल्के एडल्ट्रेंट यूज करेंगे। तो जो फायर ब्रिक के पाउडर्स होते हैं वो हल्के होते हैं यूनिट वेट में, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि फायर रेजिस्टेंट मोटार, बिल्कुल फायर रेजिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इज मोटार मिक्स्ड बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम सीमेंट, एल्यूमिनस सीमेंट। ऑब्वियसली हाई एल्यूमिनस सीमेंट रिफ्रैक्टरी होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली ग्राउंडेड चाइना क्लेवेयर। चाइना क्लेवेयर का मतलब जो चाइना के बर्तन आते हैं ना, चाइना क्ले बर्तन आते हैं जिनको हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन कहते हैं, उन बर्तन में भी रिफ्रैक्टरीनेस होता है, तभी तो वो हाई हीट पे भी वो बर्तन है। जैसे नॉर्मली आप देखें तो मेटालिक बर्तन होते हैं और वो जो भी होते हैं अगर हम लोग बहुत हाई हीट पे रखेंगे तो मेल्ट भी हो सकते हैं। कभी हम लोग प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी हाई टेम्परेचर पे कोई भी फूड नहीं रखते क्योंकि वो मेल्ट हो सकता है, लेकिन चाइना क्ले में आप हाई टेम्परेचर पे रखेंगे भी तो भी वो इजिली मेल्ट नहीं होते क्योंकि वो रिफ्रैक्टरी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट और चाइना क्लेवेयर को मिला दें तो हमें फायर रेजिस्टेंट मोटार मिलेगी, दैट इज करेक्ट। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 कि
कि वाई इज लाइम एडेड टू सीमेंट स्लरी फॉर द टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग। यस ऑब्वियसली सीमेंट का जब हम लोग पेस्ट करते हैं तो उसमें लाइम क्यों ऐड करते हैं टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग के लिए, तो क्या रीजन है आपको मैंने बताया है। इसमें जो रीजन दिए हैं, टू प्रिवेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टर, ऐसा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो नहीं करते, टू स्टिफन द प्लास्टर इसके लिए भी नहीं करते। नेक्स्ट है टू स्मूथन द प्लास्टर फॉर, यस इसके लिए करते हैं कि स्मूथ हो जाए वो प्लास्टर, प्लास्टिसिटी आ जाए उसमें, और टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। तो सी एंड डी बोथ इसमें करेक्ट है, ये प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल भी हो जाए और आपका स्मूथ भी हो जाए, तो इसमें सी एंड डी बोथ आर करेक्ट आंसर। तो ये इसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट है, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में जो ऑर्डर होता है ये मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया, इस पर IS 1905 मैंने आपको ऑर्डर बताया था। तो यहाँ जो ऑर्डर क्या होता है, तो इसमें आपसे पूछा है कि करंट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा H1 का होता है, तो H1 सबसे ज्यादा होगा, फिर H2 होगा, फिर M1 होगा, फिर M2, फिर L1 L2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू सीमेंट मोटार। तो क्या स्टेटमेंट है कि वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट मोटार कैन बी इंप्रूव बाय एडिशन ऑफ लाइम। भाई कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो लाइम ऐड करके हम लोग वर्केबिलिटी बढ़ा लेते हैं, सही बात है। फ्लाई एज सीमेंट इज इकोनॉमिकल इन प्लास्टरिंग जॉब, ये हम लोग देखते हैं ये बात सही है कि नहीं, देखते हैं आगे, पहले पढ़ते हैं। फ्लाई एज सीमेंट इज इकोनॉमिकल, यस इकोनॉमिकल तो है ही है, इसमें क्या है, ये तो करेक्ट है। फ्लाई एज सीमेंट इकोनॉमिकल तो होता ही है क्योंकि उसमें फ्लाई एश आ गया, तो इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल ये तो हमने देखा ही था। एडिशन ऑफ सॉ डस्ट इंप्रूव्स वर्केबिलिटी, ये गलत है क्योंकि सॉ डस्ट जो होता है वो वर्केबिलिटी नहीं बढ़ाएगा, सॉ डस्ट तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वर्केबिलिटी को कम करेगा, क्योंकि उसके अंदर सॉ डस्ट के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है ना, वो टिम्बर का डस्ट है। तो सॉ डस्ट क्या होता है, सॉइंग मतलब कटिंग करना, कटिंग करने से जो डस्ट निकलता है दैट इज सॉ डस्ट, तो सॉ डस्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो वर्केबिलिटी वो बढ़ाएगा नहीं, वो घटाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है सैंड इन मोटार कैन बी रिप्लेस्ड बाय फाइनली क्रश्ड फाइब्रिक, ये तो सही है क्योंकि हम लोग फाइब्रिक एज एडल्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो थर्ड को छोड़ के बाकी सब करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 15th का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो ये इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम आए तो 16 में क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम मोटार। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है कि लाइम मोटार इज क्वाइट प्लास्टिक एंड वर्केबल, सही है ये बात, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, लाइम मोटार डेवलप्स स्ट्रेंथ स्लोली बट कंटिन्यूज टू गेन स्ट्रेंथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ये भी ठीक है कि इसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ आता है, ऑब्वियसली ये सही है। नेक्स्ट है कि लाइम मोटार गिव्स अ फेयरली स्ट्रॉन्ग सरफेस, तो ठीक है, मतलब इतना कमजोर भी नहीं होता है इसका सरफेस फिनिश, तो ये स्ट्रॉन्ग सरफेस फिनिश भी देता है। हाँ सीमेंट से कंपैरिजन नहीं है, बट यस फेयरली स्ट्रॉन्ग का मतलब ठीक ठाक स्ट्रेंथ दे देता है। सो मेरे ख्याल से इसमें आप सारे ऑप्शंस को करेक्ट मान सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट में ये लिखा है कि फेयरली स्ट्रॉन्ग, तो फेयरली स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि लगभग ये एक जैसा है, लगभग ये ठीक ठाक स्ट्रेंथ देता है। इसका ही मतलब नहीं कि हम सीमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं सीमेंट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सीमेंट का ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बट यस फेयरली स्ट्रॉन्ग का मतलब ये ठीक ठाक स्ट्रेंथ देता है। सो इस हिसाब से हम सारे स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फैट लाइम। यस प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है फैट लाइम की, ये हम लोग देखेंगे। तो कलर ऑफ फैट लाइम इज परफेक्टली व्हाइट, ये सही है क्योंकि व्हाइट तो होगा, प्योर लाइम से आता है फैट लाइम। नेक्स्ट क्या है कि फैट लाइम सिलेक्ट्स विग्रसली, ये भी करेक्ट है, फैट लाइम बहुत तेजी से सिलेक्टिंग होती है उसमें। फैट लाइम हैज हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट, फैट लाइम सेट्स क्विकली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए ये थोड़ा सा क्विकली वर्ड यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे गलत लग सकता है, क्योंकि सेट तो होता है ये एयर में, बट क्विकली नहीं होता, ये धीरे धीरे ही सेट होता है। लाइम कभी भी क्विकली सेट नहीं होता, अदरवाइज हमें सीमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन जो है वो पार्शियली इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइम जो होता है सेट तो होता है एयर में, बट ये क्विकली सेट नहीं होता, ये धीरे धीरे सेट होता है। ठीक है, तो दैट इज नॉट 100% करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं अगर हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटार। फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटार की बात कर रहे हैं, तो इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ मोटार। याद होगा फंक्शन ऑफ सैंड का मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। तो इट इंप्रूव्स द एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ मोटार इन द कोर्स ऑफ ड्राइंग, in the course of drying, yes obviously it prevents the excessive shrinkage, correct है ये बात, statement 1 is correct। statement 2 क्या है, it does increase the strength of motor, no ये गलत है स्टेटमेंट। मैंने डिस्कस किया था आपको कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको हम ऐड ही नहीं करते, ये तो जस्ट रेगुलेट करने के लिए ऐड होता है स्ट्रेंथ को, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात यहाँ पे 100% करेक्ट नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 ओनली, तो 18th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। 19 में स्टेटमेंट है
कि लाइम सुर्खी मोटार इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट्स सिंस द 19th सेंचुरी। बिल्कुल ठीक है, लाइम सुर्खी मोटार यूज होता आया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि पोर्टलैंड सीमेंट इज इन अ रिसेंट मटेरियल कंपेयर टू द सुर्खी मोटार विच इज बेस्ट सुटेड फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। यस, आजकल हम लोग सुर्खी मोटार नहीं यूज करते बल्कि हम लोग पोजोलॉनिक सीमेंट मोटार यूज करते हैं, और ऑब्वियसली दैट इज बेटर बिकॉज ऑफ लो परमेबिलिटी एंड लो वॉइड्स, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। दैट इज करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 19th का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20th जो है, फायर रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टरिंग कैन बी अचीव्ड बाय मिक्सिंग सुर्खी टू द सीमेंट मोटार। यस, सुर्खी में एल्यूमिना होता है और आपका फायर रेजिस्टेंस बढ़ता है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अब हम लोग देखेंगे ब्रिक जो होता है वो रिफ्रैक्टरी होता है, तो सुर्खी ब्रिक का ही पाउडर है तो वो रिफ्रैक्टरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड द, इसी का सेकंड स्टेटमेंट पहले पढ़े 20th का। इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड एंड फायर कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग सफिशिएंट वाटर। वाटर ऐड करके नहीं, वाटर ऐड करके हम लोग नहीं कर सकते, सो ये गलत है। तो 20th का जो ऑप्शन हमारा होगा दैट इज सी ऑप्शन। असर्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 21 की बात करें तो वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन द मोटार प्रिपरेशन। नहीं, ये गलत है, क्योंकि मोटार प्रिपरेशन में याद करिएगा आप लोग, हम लोग मोटार प्रिपरेशन में जो वाटर ऐड करते हैं वो हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं, वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग, फ्लो टेस्ट के अकॉर्डिंग करते थे। याद करिए हम लोग कि फ्लो टेस्ट करते थे और उसके अकॉर्डिंग, या कंसिस्टेंसी टेस्ट करते थे उसके अकॉर्डिंग वाटर ऐड करते थे। तो पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। एक्सेस वाटर इन मोटार रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, ये तो सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा सही है, तो 21 का डी ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ मोटार। ये आप नोट कर सकते हैं, दिस आर द आंसर ऑफ मोटार। ये इस तरह से आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग मूव करेंगे, एक चैप्टर और हम लोग आंसर डिस्कस कर ले। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका एडमिक्सचर है, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एडमिक्सचर हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो एडमिक्सचर हम लोग कॉन्क्रीट के बाद पढ़ेंगे, वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो 5th है वो एग्रीगेट्स है, उस पे आ जाते हैं हम लोग, एग्रीगेट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट 5th चैप्टर में हम लोग एग्रीगेट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स। 5th चैप्टर में एग्रीगेट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो एग्रीगेट में जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, फिर भी बता देता हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रीगेट वाले चैप्टर का, फर्स्ट क्वेश्चन 5th चैप्टर का। इन अ सीमेंट, इन अ कॉन्क्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस। मैंने आपको बताया था कि फाइनेस्ट मॉडुलस प्रोपोर्शनिंग एक टेक्निक होती है, फाइनेस्ट मॉडुलस टेक्निक ऑफ प्रोपोर्शनिंग, और जिसमें कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के प्रोपोर्शन हम लोग वहां पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन अ कॉन्क्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट वो गिवन है आपको, दैट इज 7.6। नेक्स्ट, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज गिवन एज 2.8, वो गिवन है एज 2.8। एंड द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, दोनों को अगर मिक्स करके जो हमारा मिक्स बना है उसका जो फाइनेस्ट मॉडुलस है, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ मिक्स इज 6.4। अब आपसे पूछा है कि देन प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, अब आपसे पूछा है प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो प्रोपोर्शन पूछा है इसका दो मतलब हो सकता है, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन टोटल मिक्स, इन टोटल एग्रीगेट्स, मतलब टोटल एग्रीगेट दैट इज मिक्स। तो मिक्स में कितना फाइन एग्रीगेट है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट विद रिस्पेक्ट टू कोर्स एग्रीगेट, ये भी आपको। तो ये गिवन अगर नहीं है तो हम दोनों में से नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग कोई भी एक अज्यूम कर सकते हैं, बट होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन टोटल एग्रीगेट भी निकालते हैं और प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट विद रिस्पेक्ट टू कोर्स एग्रीगेट भी निकालते हैं, बट यहाँ पे हम लोग टोटल ही मान के चलते हैं। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें, चलो तो मान लो लेट फाइनेस लेट प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन टोटल मिक्स इज x, ये मान लेते हैं x है, तो ये फ्रैक्शन है। देन प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन टोटल मिक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक x है और तो ये 1 माइनस एक्स होगा, दोनों मिला के 1 है। देन अगर अब मैं इसमें लगाऊं सिंपल मैथमेटिक्स, तो x इंटू 2.8 प्लस
1 माइनस एक्स इंटू 7.6, क्योंकि इसका x है फ्रैक्शन तो 2.8 प्लस 1 माइनस एक्स इसका फ्रैक्शन इंटू 7.6, और ये कितना आना चाहिए 6.4, ये यहाँ से आना चाहिए। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2.8x प्लस 7.6 माइनस 7.6x इक्वल टू 6.4। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं डिफरेंसेस लेके, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2.8 माइनस 7.6 देन इट बिकम माइनस 4.8, तो माइनस 4.8x, और ये इधर चला गया तो इधर क्या हुआ 6.4 माइनस 7.6, तो ये आया आपका 1.2, तो माइनस 1.2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बिकम 0.25, x बिकम 0.25। तो यहाँ पे दो आंसर होंगे, तो x बिकम तो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन मिक्स टोटल में, तो दैट इज 0.25 एंड दैट इज 25%, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन द मिक्स, तो वो कितना हो जाएगा, दैट बिकम 1 माइनस 0.25 देन इट इज 0.75, तो इट इज 75%। अब अगर आपसे कोई पूछे, ये तो इंडिविजुअल का आपने बता दिया, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट विद रिस्पेक्ट टू कोर्स एग्रीगेट, तो क्या होगा 0.25 divided by 0.75, then it become 1/3 and that is 33.33%। सो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम किसी में दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, कि या तो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन द मिक्स या फिर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन विद रिस्पेक्ट टू कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए भी और बी भी है, तो इसमें बुक वगैरह में ए ऑप्शन दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन में से ए और बी दोनों में ही करेक्ट है, क्योंकि वन इज विद रिस्पेक्ट टू टोटल मिक्स एंड वन इज विद रिस्पेक्ट टू कोर्स एग्रीगेट। और क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस इन्होंने लिख दिया देन द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन एग्रीगेट, तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू कोर्स एग्रीगेट भी समझ सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मिक्स भी समझ सकते हैं। तो बोथ ऑप्शंस में भी करेक्ट, बट चलो मोर सुटेबल यहाँ पे हम ए कर देते हैं, ए इज मोस्ट सुटेबल, कि चलो नहीं जिक्र किया उसने कोर्स एग्रीगेट का तो हम टोटल में ही मान लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी गिवन है आपकी बुक में, लेकिन आप उस फॉर्मूले के चक्कर में मत पढ़ना, वहां से कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं आपको ये सिंपल तरीका बता दिया हूँ। ये तरीका है आपके सामने और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट तरीका नहीं है। इसके लिए इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आंसर्स देखें, तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने डिस्कस करा हुआ था कि कितना आता है कंक्रीट रिक्वायर्ड, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो बी ऑप्शन इसका था 0.85 ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 में क्या है क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। अब आपको पता ही है क्यूबिकल एग्रीगेट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है कि स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स। स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट अगर हमारा है तो इन कॉन्क्रीट मिक्स प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर बॉन्डिंग विद द मोर्टार मैट्रिक्स व्हिच इंक्रीजेस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द। बिल्कुल सही बात है, याद होगा आपको कि मैंने बोला था कि फॉर बेटर स्ट्रेंथ, बेटर इंटरलॉकिंग, बेटर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया चाहिए, और वो यहाँ पे हमें फाइनर एग्रीगेट से, छोटे एग्रीगेट से मिलता है। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। इज इकोनॉमिकल एज द कॉन्क्रीट मिक्स इज मोर डेंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इकोनॉमिकल तो नहीं है इस तरह से। और नेक्स्ट है कि रिक्वायर्स लेसर सीमेंट फॉर अ पर्टिकुलर वाटर। नहीं, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा सीमेंट चाहिए। और इज बेनिफिशियल एज दीज एग्रीगेट्स कैन पास थ्रू द रेनफोर्स बार मोर इजिली। नो, इट इज नॉट द मोर एक्यूरेट रीजन, और एक ही हमें ऑप्शन करेक्ट देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ए ऑप्शन है। सो 4th का ए इज द मोस्ट करेक्ट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड विच इज नॉट सुटेबल, विच इज लीस्ट सुटेबल फॉर द कॉन्क्रीट। तो आपको याद होगा मैंने बोला कि 3.2 से जिसका फाइनेस्ट मॉडुलस ज्यादा होगा, 3.2 से जिसका फाइनेस्ट मॉडुलस ज्यादा होगा दैट इज लीस्ट सुटेबल। तो इसके लिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 5th का ऑप्शन ए हो जाएगा। सो 5th ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप मैच करा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग है और सिंपल है, मैचिंग आप करा सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो अगर आप मैच कराएंगे तो 6 का आंसर आता है, सी ऑप्शन आता है। और सी में आप देखेंगे ए का मतलब ए का 4, ए है राउंडेड एग्रीगेट, रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ वाटर एंड सीमेंट, पे बिल्कुल सही है। बी का 3
क्रस्ट एग्रीगेट, और इसका 3 ऑप्शन है गिव्स कंक्रीट ऑफ हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट मोर्टार बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है। फिर सी है, सी इज फ्लैकी एग्रीगेट, सी का 1 है, रिड्यूस वर्केबिलिटी एंड हाई सरफेस एरिया होता है, बिल्कुल सही है। और डी का 2 है, डी इज द इरेगुलर एग्रीगेट्स, और इरेगुलर एग्रीगेट्स क्या होते हैं, रिक्वायर मोर वाटर देन राउंडेड एग्रीगेट्स एंड गिव स्ट्रेंथ लेसर देन द क्रस्ट एग्रीगेट्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इरेगुलर होते हैं तो इनमें सरफेस एरिया में भी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, और इरेगुलर हैं तो इसमें जो हो सकता है कि इनका जो रेशियो हो थिकनेस विड्थ का लेंथ का वो गड़बड़ हो, तो इस वजह से आपको क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ आपको कम मिल सकती है। सो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि इन अ शेप टेस्ट ऑफ एग्रीगेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, शेप टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फ्लैकीनेस इन एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट को ही हम लोग शेप टेस्ट भी बोलते हैं, तो दैट इज द शेप टेस्ट ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, इन अ शेप टेस्ट ऑफ एग्रीगेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट स्लॉट फॉर मैक्सिमम फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल पासिंग 15 mm sieve and retaining on the 40 mm। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या दिया है आपको कि 50 से पासिंग है और 40 पे रिटेनिंग है, तो इसका जो साइज हो गया वो कितना हो गया, 40 mm to 50 mm हो गया, इसी के बीच में हो गया साइज। तो मीन साइज क्या हो गया, मीन साइज दैट बिकम 40 + 50/2 दैट इज 45। अब याद होगा आपको कि फ्लैकीनेस ओपनिंग, तो थिक फ्लैकीनेस इन फ्लैकीनेस टेस्ट ओपनिंग साइज तो ओपनिंग साइज याद है आपको दैट इज 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन मीन, तो दैट इज 0.6 × 45 और ये आप करेंगे तो आएगा 27। सो 27 इज द करेक्ट। तो 7th का कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 7th के बाद हम लोग देखें 7th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8th जो क्वेश्चन है ये कोडल प्रोविजन है, कोडल डेटा है कि द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट टू बी टेकन एज द सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फॉर M20 ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 250 यहाँ पे आंसर है। तो 8th का डी ऑप्शन है, IS कोड में क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज कि विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ। ये जो आंसर है ये थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे लिखा है कि विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ। वर्केबिलिटी इनहेंस होनी चाहिए लेकिन स्ट्रेंथ सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर चेंज कर सकते हैं, बट याद है कि इससे स्ट्रेंथ अफेक्ट हो जाती थी, तो 2 ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो 2 ऑप्शन वाले जो हैं वो तो हम लोग हटा देंगे उनको। नेक्स्ट है इसमें कि आपका मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट और शेप ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अगर आप मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट चेंज करेंगे तो फिर से स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, और इसी तरह से अगर आप शेप ऑफ कोर्स एग्रीगेट चेंज करेंगे, जैसे आपने राउंडेड शेप कर दिया तो भी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो बचता है जिसके चेंज करने से स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, और दैट इज फाइन अगर आप चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज 9th का ए ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 10th है, 10th क्वेश्चन जो है यहाँ पे है कि इन अ कंक्रीट मिक्स द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइज बढ़ा दिया गया है कोर्स एग्रीगेट का, तो द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन टू कोर्स एग्रीगेट शुड बी। जब आपका साइज बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे आपका जो प्रोपोर्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ाने से फिर हमको वेट उसमें ज़्यादा फाइन का जो कंटेंट है, फाइन का कंटेंट हम लोगों को उसके हिसाब से कम करना होगा, क्योंकि अगर हमने साइज बढ़ा दिया तो सरफेस एरिया कम कर दिया है, और अगर सरफेस एरिया कम कर दिया तो फाइन हम लोग कम कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग फाइन कंटेंट कम कर देंगे, तो इस वजह से हमारा ये जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो 10th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या है कि फॉर इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इट इज नेसेसरी टू, यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इट इज नेसेसरी टू, क्या क्या नेसेसरी है इसमें देखिए। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वांटिटी हम बढ़ाएं। नेक्स्ट है डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है, फाइन्स को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, तो सेकेंड में भी करेक्ट। अब आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नेक्स्ट है कि अल्टर द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, यस प्रोपोर्शन चेंज करके कर सकते हैं। डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, नहीं ये गलत है, क्वांटिटी डिक्रीज नहीं कर सकते वाटर की। एंड यूज एंगुलर, ये तो बिल्कुल गलत है, तो 4, 5 तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4, 5 नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, जिसमें 2 and 3 आर करेक्ट।
सो इसमें बेस्ट सुटेबल जो है दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें तो 12th क्वेश्चन जो है ये आपके ESC 19 का ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर होली करेक्ट। इसमें होली करेक्ट वर्ड जो लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से सत्य है। तो रिगार्डिंग द ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट, तो इसमें पहला लिखा है कि ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग वेस्ट ब्रिक, ठीक है। हैज अ डेंसिटी वेरिंग, यहाँ पे जो डेंसिटी वर्ड जिन्होंने लिखा है ये जो डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है ना, जो रेंज दिया है ये नैरो रेंज दिया है, तो नैरो रेंज की वजह से ये स्टेटमेंट इनका होली करेक्ट नहीं है क्योंकि इनकी रेंज थोड़ी छोटी है। क्योंकि ये जो डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट हो सकती है ब्रिक की वो वेरी करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रिक तो बहुत हाई स्ट्रेंथ का भी हो सकता है तो उसकी एग्रीगेट बहुत हाई स्ट्रेंथ की भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह करेक्ट नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि सच एग्रीगेट इज यूजेबल इन कंक्रीट फॉर फाउंडेशन, यस ये करेक्ट है। सच एग्रीगेट्स में ऑल्सो भी यूज्ड इन लाइट वेट रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लोर्स, बिल्कुल ठीक है, यहाँ सब यूज हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन इज बी ऑप्शन, सो 12th का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th जो है आपका 13th क्वेश्चन जो है कि द प्रिंसिपल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये सही बात है कि ये सब एग्रीगेट्स की थर्मल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। और दूसरी क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द टू मटेरियल डिफर बाय मोर देन दिस, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट सब्जेक्टेड टू फ्रीजिंग एंड थाइनिंग में अफेक्टेड। डेफिनेटली अगर ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन है, मोर देन बोल रहा है, और डिफरेंसेस हैं तो वहाँ पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग तो हो सकता है क्योंकि वहाँ पे चांसेस होंगे मेल्टिंग के और फ्रीजिंग के, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम लोग आए 14 पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड सैंड। तो गुड सैंड की क्या स्टेटमेंट्स होनी चाहिए कि इट शुड कंटेन शार्प एंगुलर कोर्स एंड ड्यूरेबल ग्रेन्स, ठीक है। इट शुड बी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, नहीं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड नहीं, इट शुड बी वेल ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब तो पुअरली ग्रेडेड होता है, वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेल ग्रेडेड। तो वेल ग्रेडेड के हिसाब से तो ये सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, तो जो हमारा ऑप्शन बचता है दैट इज डी ऑप्शन, जो लास्ट ऑप्शन है कि 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 14th के बाद जो 15th क्वेश्चन है वो अगेन एसर्शन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन एसर्शन रीजन है और 15 में लिखा है कि कंक्रीट ऑफ डिजायर स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड बाय वेट बैचिंग मेथड, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं, वेट बैचिंग मेथड से हम लोग स्ट्रेंथ डिजायर गेन कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम बैचिंग मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स, हेंस कंक्रीट ऑफ डिजायर स्ट्रेंथ कैन नॉट बी अचीव। इसमें स्टेटमेंट गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स लिखा है, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स नहीं होती, बल्किंग ऑफ सैंड होती है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से इसका ऑप्शन होगा सी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है एसर्शन, लेकिन रीजन में लिखा है बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स, नहीं भैया बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स नहीं, बल्किंग ऑफ सैंड, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें तो 16 में क्या है कि द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एग्रीगेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, सही है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज होता है अगर साइज बढ़ता है, बिल्कुल ठीक। और द वर्केबिलिटी ऑफ मिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द फाइनर फ्रैक्शन देन कोर्स पार्टिकल, ये भी ठीक है कि फाइनर पार्टिकल्स जो होते हैं वर्केबिलिटी को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 16 का आंसर बी होगा। So this is the answer of 16th question. So we have discussed the answer of four chapters and I hope all the questions are clear. ये कुछ important question है जो आपकी वर्कबुक में दिए हुए हैं और वर्कबुक में दिए हैं जिनको मैंने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा आपकी प्रीवियस ईयर की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप डिस्कस करिएगा और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस जो हम लोग आगे पढ़े जहाँ रोके थे उसके आगे डिस्कस कर। So we were discussing about non-destructive test, and in non-destructive test we have already discussed about the rebound hammer test. And in rebound hammer test we see that we are impacting on the surface of concrete, and due to impact on the surface of concrete, rebound of hammer is taking place, and that rebound hammer is noted down, that rebound reading is noted down, and which rebound reading is further related with the strength of concrete using calibration chart or using the any correlation which is established with that instrument, and that rebound reading along with the angle of impact is noted down, and later on with that reading we can calculate the strength. But that strength obtained is having high amount of error, like up to 25% of error may be there in that reading, that was we have discussed. So ये हम लोग डिस्कस किए कि उसमें 25% की एरर हो सकती है, तो ये एरर जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट विच आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट स्टिल दे आर प्रेफर्ड बिकॉज देयर स्ट्रेंथ इज
not too much incorrect, that is their strength is correct enough as compared to non-destructive test, especially rebound hammer test. Another limitation of rebound hammer test is that rebound hammer test only can be impacted on the surface. So if thinner member is there, then it will give good idea about the member, but if it is very thicker member, then it will not give any idea about the inner portion of the concrete. So rebound hammer will not be able to give idea about the inner portion of concrete if the thickness of the member on which we are performing the rebound hammer test is quite high. In that case, we have to use some another test which can give idea about the inner properties of the concrete also, inside the concrete also हमें कुछ पता चल सके. तो इसके लिए जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज एनडीटी में जो दूसरा टेस्ट है एनडीटी में, दैट इज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट. सो दिस इज द नेक्स्ट एनडीटी टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूपीवी टेस्ट भी कहते हैं. इन शॉर्ट फॉर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूपीवी टेस्ट. सो दिस इज द यूपीवी टेस्ट विच इज डन टू चेक द इनर properties or inner quality of the concrete, because rebound hammer is limited up to surface only, but it gives you idea about the inner qualities of concrete also. So this is the ultrasonic pulse velocity test. ये जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, व्हाट आर द apparatus here, इसके पहले इसका प्रिंसिपल क्या है वो डिस्कस करें. सो प्रिंसिपल इज, यहाँ पे जो प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल इज द वेलोसिटी ऑफ pulse, that is sound waves will be more in denser and strong concrete. ये यहाँ पे प्रिंसिपल है कि हम लोग पल्स की वेलोसिटी मेजर करेंगे और ये ज्यादा होनी चाहिए, एंड इट विल बी मोर इन केस ऑफ डेंसर एंड स्ट्रॉन्ग कंक्रीट. बेसिकली दिस पल्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ कंक्रीट एक तरह से. ठीक है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मतलब वॉइड्स इन द कंक्रीट. इन पे ये डिपेंड करती है. जो वॉइड्स हैं, कम वॉइड्स हैं तो डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा वॉइड्स हैं तो डेंसिटी कम है. तो ये इन पे डिपेंड करती है, डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है. अच्छा, ये डायनामिक, पहली बात तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो ये आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब आप पढ़ेंगे सोम में, तो वहां पे पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन होती है और ये स्ट्रेस होता है इस एक्सिस पे. अब अगर हम लोग नॉर्मल माइल्ड स्टील का कर्व बनाएंगे तब वो स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ बनता है लाइक दिस. तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं. और ये स्टैटिक लोडिंग का कर्व है तो इसको हम लोग स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं. कंक्रीट के केस में ये कर्व कुछ इस टाइप से इंक्लाइंड होते हुए जाता है लाइक दिस. कंक्रीट के केस में ये कर्व जो होता है, दिस कर्व विल बी लाइक दिस. ऐसा कुछ इंक्लाइंड है ये कर्व. ठीक है, इससे भी ज्यादा इस टाइप का इंक्लाइंड ये कर्व हमें कंक्रीट के केस में मिलता है. हर टाइप के मटेरियल में अलग मिलता है. तो यहाँ पे जब हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे इनिशियल में, अब देखिए यहाँ पे जो कर्व है ये कांस्टेंट अगर होता तो ये थीटा कांस्टेंट होता, बट ये कर्व वैरी कर रहा है तो ये थीटा चेंज होगा. तो इनिशियल यहाँ पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इसका जो एंगल थीटा होगा दैट इज कॉल्ड एज, जैसे अगर मैं थीटा 1 बोलूं तो थीटा 1 इज, अब ये सब स्टैटिक है, ये नोट में मैं बता रहा हूं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, नोट में बता रहा हूं, ये होते हैं स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इनको हम लोग स्टैटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुअली अप्लाई होते हैं. ये स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ग्रेजुअली लोडिंग है, उसकी वजह से आया है ग्राफ, तो इसलिए हम लोग स्टैटिक मॉडुलस ऑफ. तो थीटा 1 जो है वो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस. ठीक है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होता है ये. ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें लाइक दिस, और यहाँ पे ये एंगल देखने लग जाएं, थीटा 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा 2 को टेंजेंट मॉडुलस.
ठीक है, दैट इज टेंजेंट मॉडुलस। वो आपका टेंजेंट मॉडुलस है कि कहीं पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉ करके कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे अगर हम लोग सेकंड ड्रॉ करें, सेकंड मतलब क्या है, यहां से स्टार्ट करें और इस पॉइंट पे मान लीजिए हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए चाहिए, तो यहां पे हम लोग एक सेकंड ड्रॉ कर रहे हैं और ये θ3 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, θ3 को क्या कहते हैं, सेकंड मॉडुलस ऑफ, सेकंड मॉडुलस, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकंड मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये। तो इस तरह से स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होते हैं, जैसे इनिशियल टेंजेंट या टेंजेंट मॉडुलस या सेकंड मॉडुलस। सेकंड मॉडुलस इज वाइडली यूज्ड, यही हम लोग ज्यादा से ज्यादा। तो सेकंड क्या होती है, यहां से स्टार्ट करके यहां पे हमने ज्वाइन किया तो ये जो एंगल बना दैट इज सेकंड मॉडुलस। तो इस तरह से हम लोग सेकंड मॉडुलस डिफाइन करते हैं। ये सब डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे आरसीसी में और सोम में। मैंने यहां पे यही आपको डिस्कस करना है कि ये स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तब आता है जब आपके सिस्टम के अंदर डायनामिक लोडिंग अप्लाई होती है, और डायनामिक लोडिंग अप्लाई होती है पल्स के फॉर्म में, डायनामिक लोडिंग अप्लाई होती है वाइब्रेशन के फॉर्म में। तो ड्यू टू दैट डायनामिक लोडिंग होता क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट एनी लोडिंग। जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस है। तो जब हम लोग डायनामिक लोडिंग लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो हमें कांस्टेंट वहां पे मिलता है, जो उसके अगेंस्ट हमें मॉडुलस मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में भी हम लोग डायनामिक लोडिंग लगा रहे हैं, क्योंकि पल्सेस वेव्स पास करा रहे हैं, और वेव्स जब पास होती हैं तो वो डायनामिक लोडिंग देती हैं पार्टिकल्स के ऊपर। तो यहां पे हमें डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मिलता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये डेंसिटी और डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड है आपकी स्पीड, पल्स की स्पीड, और पल्स की स्पीड जितनी ज्यादा होगी हम कहते हैं कंक्रीट की क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसका प्रोसीजर अगर हम लोग देखें, दिस इज द प्रिंसिपल, नाउ विल सी द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट का, व्हाट इज द प्रोसीजर हियर। अच्छा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सब कुछ आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप एक डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, यू कैन सी हियर, ये आपको अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये है आपका कंक्रीट स्पेसिमेन, ठीक है। अब इसके एक एंड पे आपने ट्रांसड्यूसर लगाया, दूसरे पे भी ट्रांसड्यूसर, एक को हम लोग इमीटर बोलते हैं, एक हमारा इमिट करता है, एक है इमीटर और दूसरा क्या है, रिसीवर। एक रिसीवर है, तो एक है इमीटर और एक है रिसीवर यहाँ पे, ठीक है। तो एक रिसीव कर रहा है और एक इमिट कर रहा है। यहां से वेव्स इमिट होती हैं और यहाँ पे रिसीव होती हैं, और ये इनके थ्रू पास होती हैं। किसके थ्रू पास होती हैं, इस मीडियम के थ्रू पास होती हैं। वेव्स इस मीडियम के थ्रू पास होती हैं। जब वेव इन मीडियम के थ्रू पास होती है तो ये जो वेव है, ये जो पल्सेस हैं, इन पल्सेस की जो वेलोसिटी होती है वो हमें मेजर करना है। तो पल्सेस की वेलोसिटी हमें मेजर करना है, ये पल्स की वेलोसिटी हमें मेजर करना है, और हमें पल्स के वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये आइडिया लगाना है कि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ पे अब पल्स की वेलोसिटी हमें कैसे पता चलेगी, तो हमें मान लो ये जो लेंथ है इसकी, ये मान लो या डेप्थ जो भी बोलो, वो आपको पता है d, फॉर एग्जांपल d, और ये जो पल्स यहां से यहां तक जा रही है उसको कितना ड्यूरेशन लगेगा वो यहां पे आपको मिल जाएगा, दैट इज टाइम, टाइम ऑफ ट्रेवल, ठीक है, टाइम ऑफ ट्रेवल। तो यहां पे आपको ट्रेवल टाइम जो है वहां पे मिल जाएगा। ये डिवाइस जो होता है वो टाइम ऑफ ट्रेवल आपको बता देता है, ठीक है। तो इस समय आपको यहां पे d मिल गया और यहां पे टाइम ऑफ ट्रेवल मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, पल्स वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, पल्स वेलोसिटी। तो इसका अगर मैं प्रोसीजर लिखूं अगर एक दो स्टेटमेंट, तो क्या लिख सकता हूं, इन दिस केस पल्सेस ऑफ साउंड वेव आर पास्ड थ्रू concrete specimen and the time of travel is noted down using device, ठीक है। with the help of this time यहां पे noted down using device, और with the help of this time and depth और length, जो भी जिसके अलॉन्ग हम लगाए हैं,
लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, पल्स वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। सो पल्स वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो हमें पल्स वेलोसिटी कैलकुलेट करना, देखो फिर से बहुत सिंपल है ये आपका कंक्रीट स्पेसिमेन है। कंक्रीट स्पेसिमेन के एक एंड पे आपने लगाया, दूसरे एंड पे रिसीव किया। यहां से यहां तक इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, ये आपको यहाँ रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो गया वो टाइम है, और इसकी डेप्थ आपको पहले से पता है, डेप्थ आप मेजर कर लेंगे। तो जब आपको डेप्थ पता है और टाइम पता है तो आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, पल्स वेलोसिटी निकाल लेंगे। और पल्स वेलोसिटी ही निकालना है, क्योंकि आप प्रिंसिपल में देखिए हम लोग वेलोसिटी आप पल्स से ही आइडिया लगाते हैं कि अगर ये मोर है, ज्यादा है, तो आपकी कंक्रीट जो होगी वो डेंसर होगी, यहाँ पे डेंसर कंक्रीट हमें मिलेगी। तो ये हम लोगों को यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। तो अब आप इस चीज को समझ चुके हैं। तो रिजल्ट में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, जब आप रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो रिजल्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए सिंपल सी बात। तो रिजल्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट में सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पल्स वेलोसिटी। और पल्स वेलोसिटी क्या होगा, दैट विल बी डेप्थ ऑब्लिक लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, जो भी है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, ये नोट करते चलिएगा, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ट्रेवल, ठीक है। नॉर्मली ये मीटर में होता है और ये मिली सेकेंड्स में होता है, बहुत कम टाइम लगता है वेव को ट्रैवल करने में। सो दैट विल बी इन मिली सेकेंड। तो हम लोग इसको डेप्थ को d लिख दें और टाइम को t लिख दें। ये मीटर है और ये 10⁻³ इंटू सेकेंड्स है, यही है ये। 10⁻³ ऊपर चला गया तो d/t और m इंटू 10⁻³ हो गया, तो ये हो गया किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट। नॉर्मली मीटर में 10⁻³ मल्टीप्लाई हुआ ऊपर जाके, तो ये हो गया, इसको एक स्टेप लिख लो, ये d/t था और m इंटू 10⁻³ बाई सेकेंड हो गया, और 10⁻³ का मतलब क्या हो गया, किलोमीटर। 1000 मीटर मतलब किलोमीटर। सो दिस यूनिट ऑफ पल्स वेलोसिटी इज किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग ये पल्स वेलोसिटी निकाल लेते हैं किलोमीटर पर सेकेंड में। और यहां से हमें जब पल्स वेलोसिटी मिल जाती है तो इस पल्स वेलोसिटी के बेसिस पे हम लोग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट का आइडिया लगाते हैं। तो हमारे पास एक टेबल होती है जिसमें हम लोग इधर लिखते हैं, यहाँ पे एक टेबल होती है जिसमें हम लोग लिखते हैं पल्स वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पल्स वेलोसिटी, ये IS कोड में गिवन है, और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। और हम लोग अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसमें क्या गिवन है IS कोड में, ये टेबल में ये गिवन है कि पल्स वेलोसिटी, और यूनिट वही है, यूनिट इसकी यही है, किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस केस में गिवन है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5 है पल्स वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड में, तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज एक्सेलेंट, that is excellent quality of concrete is there. If it is 3.5 to 4.5, then it is a good quality concrete, no issue, it is a good quality concrete. If it is 3 to 3.5, then it is a moderate quality, no issue, it is the moderate quality, average quality of concrete, ठीक है। और if it is less than 3, then it is doubtful, तब आपको डाउट हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, देन इट इज डाउटफुल। अगर 3 से कम है देन इट इज डाउटफुल। सो दिस इज द, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पल्स वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही क्वालिटी आपकी वैरी कर रही है। पल्स वेलोसिटी ज्यादा है तो क्वालिटी बेटर है, पल्स वेलोसिटी कम हो रही है तो क्वालिटी कंप्रोमाइज होती जा रही है। ये हमें यहाँ से आइडिया मिलता है इसी पल्स वेलोसिटी के हेल्प से, ठीक है। यूजिंग पल्स वेलोसिटी वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां से अब आप डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी एज पर द गिवन फॉर्मूला इन IS 13311। तो IS 13311 हमारा IS कोड है और उसमें फॉर्मूला गिवन है, और उस फॉर्मूले को यूज करके आप यहाँ पे IS मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस इज द फॉर्मूला। तो आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, इसको थोड़ा बड़ा करके आप देख लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट वहीं से लिया है आपके कोड से, आप भी कोड ओपन करके देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे E जो है वो है डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, डायनामिक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए डेंसिटी आपको कंक्रीट की पता होनी चाहिए, और पल्स वेलोसिटी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चाहिए, और हम लोग किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पल्स वेलोसिटी हम लोग
पुट कर देते हैं और पल्स वेलोसिटी यहाँ पे पुट करके, और हम लोग देख रहे हैं आप कि यहाँ पे डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके एक क्वेश्चन इस बार आपके 2019 में आया था कि इसको रीअरेंज करके उन्होंने फॉर्मूला पूछा था। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, इस फॉर्मूले को याद रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग पल्स वेलोसिटी। सो इस तरह से हम लोग डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे ये चीजें लिखी हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मजे की बात ये देखिए कि जो क्वेश्चन आया था उसमें जो ऑप्शंस दिए थे उसमें से एक भी करेक्ट नहीं था ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूले को अच्छे से रीअरेंज वहां पे नहीं किया था, कुछ एजम्पशंस थे उसमें। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो क्वेश्चंस में थोड़ी सी गलती है, बट आप यहाँ इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, IS कोड का फॉर्मूला है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। तो E इक्वल टू रो 1 प्लस म्यू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू इंटू V स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग पल्स वेलोसिटी टेस्ट। दिस इज द केस। ठीक है, अब इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर हम लोग उसको डिस्कस करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग यूपीवी टेस्ट। अब कुछ फैक्टर्स भी हैं जो यूपीवी टेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जो आपकी रीडिंग को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, एक मजे की बात देखिए, जब हम लोग इसके थ्रू ये पल्स पास कराते हैं तो ये जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है इनर प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो जो रिबाउंड हैमर टेस्ट था उसमें सारी प्रॉपर्टी सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती थी, और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी इनर क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कि जब इसके थ्रू पास होगा तो उसमें जो कॉन्क्रीट का जो उस समय जो उसके अंदर मॉइस्चर है, उसका जो टेम्परेचर है, उसमें रेनफोर्समेंट है, ये सारी चीजें भी इसको अफेक्ट करेंगी। क्योंकि जैसे मान लो ये रेनफोर्समेंट के थ्रू पल्स चली गई तब तो बहुत जल्दी चलेगी जाएगी, क्योंकि रेनफोर्समेंट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे पल्स बहुत जल्दी से पास हो जाएगी। तो रेनफोर्समेंट का प्रेजेंस जो है वो इसको अफेक्ट करेगा। तो जो इसको अफेक्ट करेगा वो कौन अफेक्ट करेगा, तो पहला अफेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं कि हम लोग ऐसी जगह पे टेस्ट करें जहां रेनफोर्समेंट ना हो, अदरवाइज वो रिजल्ट को अफेक्ट कर देगा। या फिर हम लोग रीबार मीटर आता है, एक रीबार लोकेटर जिसको बोलते हैं, तो रीबार लोकेटर से हम लोग रेनफोर्सिंग बार को लोकेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी जगह पे टेस्टिंग करेंगे यूपीवी की। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है। रीबार मीटर से हम लोग रिलोकेट करके पता करके कि कहाँ पे रेनफोर्समेंट है, उसके आसपास टेस्टिंग करते हैं जिससे कि एरर ना आए, ये हम लोग ध्यान रखते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ रेनफोर्समेंट। दूसरा देखिए प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर वॉइड्स होंगे, कंक्रीट है तो कंक्रीट के अंदर वॉइड्स होंगे, और अगर वॉइड्स में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो मॉइस्चर एक डेंसर मीडियम लाने की कोशिश करता है, मॉइस्चर डेंस बना देता है मीडियम को, और उस केस में वेलोसिटी का जो प्रोपोगेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पल्स तेजी से निकल जाती है। जब पल्स तेजी से निकल जाती है तो ऑल्दो यहाँ पे पल्स वेलोसिटी हमें अच्छी मिलेगी, बट दैट इज नॉट करेक्ट। पल्स वेलोसिटी हमें अच्छी मिलेगी बट दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्चुअल पल्स वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो हमें पल्स वेलोसिटी अच्छी मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे, कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी, बट ऐसा नहीं है, वो तो गलती से अच्छी मिली है क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पल्स वेलोसिटी टेस्ट में जो एरर होते हैं उसके लिए मॉइस्चर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हम लोग ये ध्यान देते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर विल ऑल्सो अफेक्ट pulse velocity. Hence before using UPV test it should be oven dried। अगर पॉसिबल है तो इट शुड बी ओवन ड्राइड, इसको हम लोग ओवन ड्राई कर लेंगे। ठीक है, तो अगर छोटे स्पेसिमेन है तो ओवन ड्राई हो जाते हैं, तो हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड है टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी में वेरिएशन आ सकता है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है फोर्थ वन इज सरफेस टेक्सचर ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये स्मूथ सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस शुड बी देयर एंड कपलेंट्स आर यूज्ड। कपलेंट्स हम लोग यूज करते हैं, कपलेंट्स मतलब ग्रीस या कोई ऑयल, ग्रीस ऑब्लिक ऑयल, इस टाइप की चीजें हम लोग यूज करते हैं, ग्रीस ऑयल etc आर यूज्ड फॉर प्रॉपर कॉन्टेक्ट ऑफ जो आपका प्रोब है, ट्रांसड्यूसर है, प्रॉपर कॉन्टेक्ट ऑफ प्रोब और ट्रांसड्यूसर
विद द कंक्रीट, विद द कंक्रीट। तो ये हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए कंक्रीट के साथ। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द यूपीवी टेस्ट एंड यूपीवी टेस्ट की रीडिंग को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो हमने डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी देख लिए और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी देख लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंक्रीट के अंदर जो कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, कंक्रीट के अंदर जो कुछ डिफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंक्रीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंक्रीट के अंदर ये कंप्लीटली नई हेडिंग है, डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, डिफेक्ट्स इन कंक्रीट। तो कंक्रीट के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं। तो कुछ कंक्रीट के डिफेक्ट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म डिफेक्ट होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म डिफेक्ट होते हैं। तो शॉर्ट टर्म या फ्रेश कंक्रीट में जो डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो डिफेक्ट्स में जैसे पहला डिफेक्ट है सेग्रीगेशन, पहला डिफेक्ट है सेग्रीगेशन। सो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना। सिंपल सी बात है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। इसमें कंक्रीट के टर्म्स में क्या होता है? इट इज द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। किसका? कोर्स एग्रीगेट्स का, कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम द मिक्स ऑफ कंक्रीट, मिक्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इट इज सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, and due to segregation, voids will generate inside the placed concrete, and it will reduce the, and it is harmful for, simply it is harmful for कंक्रीट। तो कैसा होता है? अगर आपको बोलूं ये डिफेक्ट आपको फ्रेश कंक्रीट का डिफेक्ट है और कैसा दिखता है, तो आप देखेंगे कि अगर आपके कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो गया है, तो जो कंक्रीट का सरफेस है, अगर आपके कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो गया है तो कंक्रीट का सरफेस जो होगा सेग्रीगेशन के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये ध्यान से अगर आप इसको देखें, ये देखिए ध्यान से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट नीचे जो गया है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट्स गया है। आप देख सकते हैं दीज आर एग्रीगेट्स ओनली, और बाकी का जो मिक्स है वो नीचे गया ही नहीं, और सिर्फ एग्रीगेट्स गए हैं नीचे। और ये आप देख सकते हैं कितना अजीब सा यहाँ पे वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं, हर तरफ वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं, और इन वॉइड्स की वजह से ये आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो काफी हद तक अफेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज सेग्रीगेशन, कि बाकी के मिक्स से एग्रीगेट हो गए हैं, एग्रीगेट अलग हो गए हैं, तो दैट इज सेग्रीगेशन। ठीक है, अब कॉजेस क्या होते हैं इसके? कॉजेस क्या होते हैं देखिएगा, कॉजेस इसके होते हैं, पहला तो इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन। अगर आपने इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन किया हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें सेग्रीगेशन हो सकता है। सो इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन, आपने एग्रीगेट ज्यादा ले लिया है तब भी हो जाएगा सेग्रीगेशन। आपने वाटर बहुत कम ले लिया है, एग्रीगेट के साथ स्लरी ही नहीं बन पा रही है, तब भी हो जाएगा सेग्रीगेशन। तो ये इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, ये एग्रीगेट्स होने का रीजन होता है लार्ज साइज एग्रीगेट्स। लार्ज साइज एग्रीगेट्स, अगर लार्ज साइज के एग्रीगेट्स हैं तो वो भी ऐसा करते हैं, लार्ज साइज के एग्रीगेट्स हैं तो भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका वेट इतना ज्यादा होता है कि वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। थर्ड होता है कि ओवर मिक्सिंग, बहुत ज्यादा मिक्सिंग कर देंगे, बहुत ज्यादा मिक्सिंग करते हैं तब भी एग्रीगेट्स जो होते हैं वो वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और एग्रीगेट्स अलग होने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर ट्रांसपोर्टेशन। ओवर ट्रांसपोर्टेशन, अब अगर आपने ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर दिया, इसको बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर दिया, बहुत ज्यादा दूर तक आपने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो भी सेग्रीगेशन होने का चांस होता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि दीज आर सम कॉजेज ऑफ द, और इसके अलावा एक है ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट। ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट, आप कंक्रीट को प्लेस करते समय अगर आप ज्यादा हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं ड्यूरिंग प्लेसिंग, तो भी आपका सेग्रीगेशन हो जाता है। नीचे आते आते पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। सो दीज आर सम कॉजेज which are responsible for the segregation of the
कंक्रीट। यहाँ पे सेग्रीगेशन हो सकता है, दीज आर सम कॉजेज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। तो ये कॉजेज हैं जो सेग्रीगेशन कराते हैं। अब इस सेग्रीगेशन से प्रॉब्लम क्या है वो दिख रही है आपको। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग हनी कॉम्बिंग भी कहते हैं। ये जो इस टाइप का आपको दिख रहा है, हनी कॉम्ब टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम लोग हनी कॉम्बिंग, ये जो सेग्रीगेशन की वजह से आई है, इसको हम लोग हनी कॉम्बिंग कहते हैं। ये हनी कॉम्ब जैसा दिखता है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हनी कॉम्बिंग। तो इसको हम लोग हनी कॉम्बिंग कहते हैं। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, तो इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं, रेमेडीज क्या हैं। रेमेडीज क्या हैं, तो रेमेडीज इसमें ये हैं कि रिड्यूस द साइज ऑफ एग्रीगेट, पहली बात, रिड्यूस द साइज ऑफ एग्रीगेट इन द मिक्स, इन द मिक्स। तो मिक्स के अंदर एग्रीगेट का साइज आप क्या करिए, रिड्यूस कर दीजिए। दूसरा है प्रॉपर मिक्स डिजाइन, प्रॉपर मिक्स डिजाइन, आप प्रॉपर मिक्स डिजाइन करें, दैट इज गुड। प्रॉपर मिक्स डिजाइन आप करेंगे तो बेटर क्वालिटी मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्या है यहां पे, यूज एडमिक्सचर्स, यूज एडमिक्सचर्स लाइक एयर इंट्रेनर्स, एयर इंट्रेनर्स फॉर बेटर क्वालिटी। तो एडमिक्सचर यूज करिए, एयर इंट्रेनर्स यूज करिए, जिससे कि आपको क्वालिटी यहाँ पे सेग्रीगेशन ना हो और बेटर क्वालिटी मिले। तो यहाँ पे हम लोग एयर इंट्रेनर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ओवर कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखते हैं, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेशन को अवॉइड कर सकते हैं। सेग्रीगेशन के बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एक और डिफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली, दैट इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग। तो नेक्स्ट डिफेक्ट है ब्लीडिंग। पहला हमने डिस्कस किया सेग्रीगेशन, दूसरा डिफेक्ट है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग क्या होती है ये ध्यान दीजिएगा। इट इज coming out of water on the surface of concrete. It is coming out of the water on the surface of concrete at the time of placing, at the time of placing and compacting of concrete, at the time of placing and compacting of concrete। ठीक है, तो प्लेसिंग या कॉम्पैक्टिंग करते समय कंक्रीट अगर ब्लीड हो जाता है, कंक्रीट के ऊपर सरफेस पे वाटर अंदर से बाहर निकल के वाटर अगर सरफेस पे आ जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, दैट इज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये जब हम कंक्रीट को प्लेस और कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो सरफेस पे जो वाटर का आने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। एंड दिस ब्लीडिंग जब ये कंक्रीट आता है, due to this along with concrete cement slurry, cement will also moves towards the surface, ठीक है, इसकी वजह से सीमेंट भी सरफेस पे वाटर के साथ आ जाता है। एंड आफ्टर सेटिंग, जब सेटिंग हो जाती है सीमेंट की, आफ्टर सेटिंग अ थिन लेयर ऑफ सीमेंट इज फाउंड ऑन द surface of concrete. A thin layer of cement is found on the surface of concrete. That is called as latence. That is called as latence. Called as latence, and which is not good for concrete. That should be removed. तो एक लेयर बन जाती है और जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंस, और ये लेटेंस को रिमूव होना चाहिए। तो ये लेटेंस क्या होती है जरा देखें आप, तो आप देखेंगे कि जब कंक्रीट जो है, अगर आपने उसमें ब्लीडिंग करा दिया, ये है देखिए लेटेंस, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द लेटेंस। अब ये देखिए लेटेंस है यहां पे, दिस इज द लेटेंस, और ये लेटेंस रिमूव हो रहा है। ये आपको दिख रही है, ये पतली परत जमी हुई है,
ये जो पतली परत जमी हुई है, ये ऊपर की जो परत जमी हुई है हल्की हल्की, ये दिख रही है, ये किसकी है? ये सीमेंट की है। और ड्राई होने पे ये परत जमी हुई है, और परत जमे होने की वजह से अब ये इतनी हल्की और इतनी कमजोर परत होती है कि वो इजिली ब्रेक हो जाती है। आप इस पर हल्का सा करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। और ये किसकी वजह से आया है? ये किसकी वजह से आया? ये ब्लीडिंग की वजह से आया। तो ब्लीडिंग में हो क्या रहा है? देखो, ब्लीडिंग में ये हो रहा है कि जैसे ही आपने कंक्रीट को प्लेस किया लाइक दिस, ये मान लीजिए कंक्रीट को आपने प्लेस किया, तो जब आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं तो प्लेस करने के बाद कंक्रीट जब आपने इसमें प्लेस कर दिया, तो प्लेस करने के बाद ऊपर एक सरफेस पे ये वाटर की लेयर आ गई। जब ये कंक्रीट पे वाटर की लेयर आ गई तो ये नीचे से कंक्रीट वाटर ऊपर आ गया, और ये जब वाटर की लेयर इसके ऊपर आ गई तो ये लेयर अपने साथ सीमेंट भी लेके आ गई। ये लेयर जब ऊपर आएगी तो अपने साथ सीमेंट भी लेके आएगी, और वो सीमेंट इसके ऊपर आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कंक्रीट तो इवेपोरेट हो गया, कंक्रीट तो उसके साथ क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे? ये सीमेंट की लेयर बचेगी, और ये जो सीमेंट की लेयर है उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंस। इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंस, और ये जो लेटेंस है वो इस तरह से दिखता है, और फिर हम इस लेटेंस को रिमूव करना पड़ता है हमें। तो ये लेटेंस का फॉर्मेशन आपको सरफेस में मिलेगा अगर ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ब्लीडिंग का मतलब क्या है? वाटर और सीमेंट का स्लरी के फॉर्म में बाहर आना और सरफेस पे सूख जाना, और सूखने के बाद लेटेंस का फॉर्मेशन करना, दैट इज ब्लीडिंग ओनली। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग के कॉजेज ये आप लिख सकते हैं, ब्लीडिंग की पूरी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा अच्छे से। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ब्लीडिंग? किस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है? रीजन क्या हो सकते हैं? तो इसमें आपको बहुत ही ऑब्वियस रीजन तो एक दिख रहा होगा। कॉजेज अगर हम लोग देखें, कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग, अगर हम लोग कॉजेज देखें तो कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग में क्या है? एक ऑब्वियस रीजन जो आपको दिख रहा है, ऑब्वियस रीजन है, पहला क्या है? एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर, तो जो कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक्सेस वाटर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है तो ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है? लेस फाइन्स। लेस फाइन्स, तो अगर आपका फाइन कम है, उसमें फाइननेस कम है, फाइन कम है, तो फाइन के अंदर टेंडेंसी होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की, लेकिन यहाँ पे फाइन कम है इसलिए वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो लेस फाइन्स है तो भी ये इशू आता है। थर्ड होता है इसके अंदर इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन। ऑब्वियसली अगर आपका इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन है तो भी ऐसा होगा, इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन। फोर्थ क्या होता है यहाँ पे आपका कि अगर आपने ओवर कॉम्पैक्शन कर दिया, या फिर ज़्यादा देर तक कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, या फिर आपने उसको ज़्यादा देर तक उसको प्लेसिंग वाटर को ज़्यादा देर तक बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो भी उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ये सब रीजन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? रेमेडीज क्या है? रेमेडीज क्या है? तो रेमेडीज ऑफ ब्लीडिंग क्या है? सो ब्लीडिंग की रेमेडीज जो हैं, पहली बात तो रिड्यूस वाटर, रिड्यूस वाटर यूजिंग वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर, water reducers, that is admixtures, like जो वाटर रिड्यूसर्स हैं, लाइक एयर इंट्रेनर। ठीक है, तो एयर इंट्रेनर वाटर रिड्यूसर है, प्लास्टिसाइजर वाटर रिड्यूसर्स हैं, उनको यूज करके आप कम करो, इनको वाटर रिड्यूस करो। दूसरा, इंक्रीज द फाइन, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? बाई एडिंग पोजोलानाज, बाई एडिंग पोजोलानाज। तो इसमें ऐड करना है तो आप पोजोलाना ऐड कर दो। अगर पोजोलाना ऐड करोगे तो इसमें मल्टीपल एडवांटेज आपको मिलेंगे, फाइन भी इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, आपके वॉइड्स भी फिल हो जाएंगे। सो दीज आर एडिशनल एडवांटेज। तो बाई एडिंग पोजोलाना इंक्रीज द फाइन्स। तीसरा होता है प्रॉपर मिक्स डिजाइन, प्रॉपर मिक्स डिजाइन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन से कंक्रीट को बचा भी सकते हैं, और इसमें सेग्रीगेशन हो भी सकता है। ये इसके रीजंस हैं। ठीक है, सो दीज आर ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट। नेक्स्ट विल डिस्कस एक और डिफेक्ट जो हम लोग यहाँ देखते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म डिफेक्ट है जो हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म डिफेक्ट, और उसको हम लोग कहते हैं एल्कली। नेक्स्ट डिफेक्ट है, तीसरा डिफेक्ट है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ये एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें दो टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। एक होता है ASR, इसको हम लोग AAR बोलते हैं, दिस इज AAR। इसमें होता है ASR, एल्कली सिलिका रिएक्शन,
दिस इज एल्कली सिलिका रिएक्शन, दैट इज ASR। और नेक्स्ट होता है ACR, यहां पे होता है एल्कली डोलोमिटिक एल्कली कार्बोनिक रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बोनेशन या कार्बोनिक या कार्बोनेशन कहते हैं, एल्कली ACR जो है एल्कली कार्बोनेशन रिएक्शन, तो ये होता है यहां पे। ठीक है, तो ये जो एल्कली कार्बोनेशन रिएक्शन होता है वो कुछ एग्रीगेट्स में ही होता है। ठीक है, इट इज मेनली इन डोलोमिटिक एग्रीगेट्स। सो ये मेनली डोलोमिटिक एग्रीगेट्स में होता है, एंड दीज एग्रीगेट्स आर अवॉइडेड इन कॉन्क्रीट। ठीक है, तो क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं होती और इसमें ACR भी होता है, इसलिए ये एग्रीगेट में अवॉइड होते हैं, कॉन्क्रीट में अवॉइड होते हैं। लेकिन एल्कली सिलिका रिएक्शन ये मोस्ट ऑफ द एग्रीगेट्स में होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्रीगेट्स में होता है। और ये होता कैसे है, ये जो एग्रीगेट्स होता है किस तरह से ये होता है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये एल्कली होता है प्रेजेंट। और एल्कली कहाँ प्रेजेंट होता है, सीमेंट में प्रेजेंट हो सकता है, कंक्रीट में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, एल्कली हाइड्रोक्साइड मेनली क्या होता है, एल्कली हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करता है सिलिका के साथ, सिलिका ऑफ एग्रीगेट, वो एग्रीगेट के सिलिका के साथ रिएक्ट कर देता है। तो ये एल्कली ऑफ हाइड्रोक्साइड है और ये सिलिका के साथ रिएक्ट कर देता है, और इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जेल। यहां पे जेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब जेल का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पे, तो ये जो जेल होता है वो सॉफ्ट होता है, दैट इज सॉफ्ट एंड वीक द एग्रीगेट। तो ये क्या करता है कि ये सॉफ्ट एंड वीक होता है, एंड दिस जेल मीन्स इस जेल के फॉर्मेशन से एग्रीगेट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू जेल फॉर्म। तो जेल के फॉर्म में एग्रीगेट्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। होता क्या है, एल्कली हाइड्रोक्साइड और सिलिका जो है एग्रीगेट के अंदर, वो दोनों रिएक्ट कर गए। रिएक्ट करने के बाद जेल बना जो कि सॉफ्ट है, वीक है, और एग्रीगेट धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो गया इनटू जेल के फॉर्म में। ये जेल के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। हेंस वॉल्यूम इनसाइड concrete will increase, and which leads to cracking of concrete। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज एल्कली सिलिका रिएक्शन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली एल्कली सिलिका रिएक्शन कैसे हो रही है और ये कहाँ पे होने का चांस इसका ज्यादा होता है, एंड इट इज मोस्ट लाइकली at the places where water is easily available। ठीक है, तो जहां पे वाटर इजिली अवेलेबल है, एंड विच इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ऐसे जगहों पे इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जहां पे अल्कली है, वाटर है, एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट है। लाइक एग्जांपल, लाइक एजेस ऑफ द रोड्स। तो जहां पे रोड का किनारा होता है वहां पे ये सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। सो दिस इज एल्कली सिलिका रिएक्शन। सो एल्कली सिलिका रिएक्शन है क्या, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन का एक टाइप है। और एल्कली सिलिका रिएक्शन में जो सिलिका है वो एग्रीगेट का सिलिका, दैट इज रिएक्टिंग विद द एल्कली हाइड्रोक्साइड, और एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या कर रहा है, उसके साथ ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये आपका एक जेल बना देता है, और उस जेल से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और उस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्रैकिंग हो जाती है, और इस क्रैकिंग की वजह से आपकी स्ट्रेंथ अफेक्ट हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब आपको ये दिखता कैसा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के बाद आपका एग्रीगेट जो दिखेगा उसमें जो डिफेक्ट्स आ जाएंगे, वो डिफेक्ट्स विल लुक लाइक दिस। दिस इज द डिफेक्ट। cracks, these cracks are due to alkali
एग्रीगेट रिएक्शन दैट इज एल्कली सिलिका रिएक्शन. ठीक है. एंड ASR या AAR ऑब्लिक ASR reduces the strength as well as ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. तो ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों को अफेक्ट करता है. दैट इज ASR, दैट इज एल्कली सिलिका रिएक्शन या एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. ठीक है. हाउ वी कैन प्रिवेंट इट? द वे ऑफ प्रिवेंटिंग इट, the way of preventing it, we can prevent it using pozzolanas. तो अगर हम लोग पोजोलानाज यूज करेंगे तो एक चांस बनता है कि हम इनको प्रिवेंट कर सके. कैसे? पोजोलानाज विल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलीज के जो हाइड्रोक्साइड है उसके साथ पोजोलाना रिएक्ट कर जाएगा और जो एग्रीगेट है हमारा वो सेफ बचा रह जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोजोलानाज यूज कर सकते हैं. लिथियम के भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं और उनको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एल्कलीज की रिएक्शंस जो एग्रीगेट के साथ हो रही हैं उनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. जो एल्कलीज की रिएक्शन एग्रीगेट के साथ हो रही हैं उनको हम लोग वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं. सो देयर मे बी सम कंपाउंड्स लाइक लिथियम के कंपाउंड्स हो सकते हैं या फिर पोजोलाना के कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनको हम लोग यूज करके उनको अवॉइड कर सकते हैं. सो दिस इज एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. ये हो गया. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक नोट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एक समझना है और थोड़ा सा नोट में ये लिखिएगा. एक होता है जेल स्पेस रेशियो. जेल स्पेस रेशियो एक ये कॉन्सेप्ट है, ये अलग सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल. इसको जरा समझते हैं. व्हाट इज जेल स्पेस रेशियो? ठीक है. अब देखिए कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट के अंदर 70% एग्रीगेट है लगभग. लाइक देखिए अगर ये पूरा का पूरा 70% इसमें लाइक दिस. ठीक है. ये अलग अलग टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं इसमें और ये 70% पोर्शन लगभग क्या होता है, एग्रीगेट का होता है. ठीक है. अब इन एग्रीगेट्स के बीच में क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं. अब इन वॉइड्स के अंदर ये जो वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स के अंदर हमारा जेल फिल होता है. इन वॉइड्स के अंदर ये जेल फिल होता है. तो ये जो स्पेस है और ये स्पेस के बीच में जेल फिल हुआ है लाइक दिस. ठीक है. तो स्पेस है और उसके बीच में ये जेल फिल हुआ है. अब जितना स्पेस अवेलेबल है, अगर वो पूरा का पूरा जेल से भरा हुआ है, जितना स्पेस अवेलेबल है अगर पूरा का पूरा जेल से भरा हुआ है तो जेल स्पेस रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. बट होता नहीं है ऐसा. कुछ स्पेस में वॉइड्स होते हैं. तो जेल स्पेस रेशियो होता क्या है बेसिकली? जेल स्पेस रेशियो क्या होता है? जेल स्पेस रेशियो का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, जेल स्पेस रेशियो को देखें तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ जेल, जितना जेल का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस. ठीक है. तो टोटल स्पेस अवेलेबल. तो ये है आपका कि टोटल वॉल्यूम ऑफ जेल कितना है और डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल कितना है, दैट इज जेल स्पेस रेशियो. और ये जो जेल स्पेस रेशियो इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं. ठीक है. और इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ. ये स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन है इसका, और स्ट्रेंथ के साथ इसका क्या रिलेशन है ये हमें ध्यान से देखना है. सो फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है यहाँ पे 240x³. ये इस तरह से स्ट्रेंथ से रिलेटेड है. दिस इज एम्पिरिकल रिलेशन कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है दैट इज 240x³, वेयर x इज जेल स्पेस रेशियो. ठीक है. दिस इज जेल स्पेस रेशियो. सो दिस इज द रेशियो ऑफ जेल बाय स्पेस एंड इट इज रिलेटेड एज 240x³. ये इस तरह से रिलेटेड है, दैट इज 240x³. x इज द जेल स्पेस रेशियो. ये इंपेरिकल रिलेशन है. ये एज पर पावर्स एक्सपेरिमेंट है. इट इज एज पर पावर्स एक्सपेरिमेंट. ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग बताया. ठीक है. ये एज पर पावर्स एक्सपेरिमेंट. अब हम लोग x कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया. प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला है. इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ x, जो x कैलकुलेट करने का इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है कि x इक्वल टू दैट इज जेल स्पेस रेशियो इक्वल टू 0.657, दैट इज 0.657 C
that is 0.657 C. So this is empirical formula for the calculation of x, and that is 0.657 C divided by 0.319 C plus W naught. This is x, that is empirical formula, that is 0.657 C divided by 0.319 C plus W naught. And where C क्या है यहाँ पे? C is the weight of cement जो हम लोग जेल बना रहे हैं उसमें, वेट ऑफ सीमेंट इन ग्राम, ये ग्राम में है वेट ऑफ सीमेंट. एंड व्हाट इज W नॉट? दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वाटर हमने ऐड किया इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml. ठीक है, ये मिलीलीटर में. सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला जहां से हम लोग जेल स्पेस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम वेयर वी कैन कैलकुलेट द जेल स्पेस रेशियो. और जेल स्पेस रेशियो एक बार कैलकुलेट हो जाएगा, यू विल पुट इट हियर एंड देन यू विल गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. सो दिस इज द एक्चुअल थिंग फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. दिस इज वन ऑफ द एम्पिरिकल कंडीशन. और ये एक्सपेरिमेंट से आया है सारी चीजें, और इस पर रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कभी कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं. ESE में तो नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में आए हैं. सो आप इसको इजिली वहां से आंसर कर सकते हैं. दैट इज जेल स्पेस रेशियो. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कंक्रीट. टाइप्स ऑफ कंक्रीट. ठीक है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट. तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इन टाइप्स ऑफ कंक्रीट देयर आर मेनी टाइप्स, और बहुत टाइप्स के कंक्रीट बनते हैं. इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्रीट्स हैं जो हम लोग यहां पे भी डिस्कस करेंगे. सो पहला है जो टाइप्स ऑफ कंक्रीट में, दैट इज फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट. तो ये क्या है कंक्रीट? फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट. यहां पे जो कंक्रीट है उसमें रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग फाइबर यूज कर रहे हैं. ठीक है, देखिए नाम से ही क्लियर है. तो इसमें अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, तो इसमें देखिए, इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट fibers of glass oblique plastic oblique metals जैसे स्टील etc are mixed at the time of mixing. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट जो फाइबर्स होते हैं ग्लास के, प्लास्टिक के या फिर स्टील के, उन सबको हम लोग डाल देते हैं उसमें, मिक्स कर देते हैं एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग. दीज फाइबर्स will align itself perpendicular to the क्रैक्स. ठीक है, तो जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, जो इंटरफेसेस होते हैं, ये फाइबर्स उनके परपेंडिकुलर आ जाते हैं. एंड ड्यू टू दिस फ्लेक्सरल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस. फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस. सो बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए यहां पे होता क्या है. अब पहले तो फाइबर नहीं थे. देखिए मैंने बताया था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होती है कंक्रीट की. क्यों? क्योंकि जैसे इस पे लोड लगता है ये सेपरेट हो जाते हैं. लेकिन अगर इनके बीच में इस तरह से फाइबर्स आ जाएं तो क्या ये इजीली सेपरेट होने देंगे? नहीं. ये जब तक फाइबर टूटेगा नहीं, ये इजीली सेपरेट नहीं होंगे. तो यहां पे ये जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो मॉडिफाई हो जाती है यहां पे इस तरह से. तो ये फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मॉडिफाई हो जाती है. यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि दिस फाइबर्स आर थिन इन क्रॉस सेक्शन but longer in length as compared to cross section. अगर क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में देखें तो इनका लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन. एंड डिफाइंड बाय द टर्म एस्पेक्ट रेशियो. तो ये लेंथ और डाया का ही रेशियो होता है, उसी टर्म्स में ये लोग डिफाइन होते हैं, डिफाइंड बाय द टर्म एस्पेक्ट रेशियो. ठीक है, जनरली fiber should have aspect ratio, that is the ratio of basically length and dia, basically उसी का है.
ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो नॉर्मली ये 90 से ज्यादा होना चाहिए, द एस्पेक्ट रेशियो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमें फिर बेटर क्वालिटी के फाइबर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अब ये फाइबर्स दिखते कैसे हैं, अगर आप देखेंगे जब हम लोग फाइबर ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आपका कंक्रीट, ये इस टाइप के फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स इन कंक्रीट, ये आपको दिख रहे हैं, इस तरह के फाइबर्स होते हैं। और ये फाइबर्स जगह 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 इस तरह से कंक्रीट के अंदर होते हैं, और जिससे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। बट एक चीज हमें ये ध्यान रखना होता है, ये फाइबर्स हैं, दीज आर फाइबर्स, ये छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर द फाइबर्स, और ये इस तरह से हम लोग यूज करते हैं फाइबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और देखना है इसमें, बस ध्यान रखने वाली बात ये होती है, इट इज केप्ट इन माइंड, इट इज केप्ट इन माइंड that amount of fibers should be limited, otherwise ये कम होने चाहिए, otherwise it will make the mix harsh, that is non workable। ये क्या कर देता है, अगर ज्यादा आपने ऐड कर दिया तो ये मिक्स को हार्श बना देगा, क्योंकि ये फाइन होता है और इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर आपने ज्यादा इसको ऐड कर दिया तो ये वाटर सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और मिक्स क्या हो जाएगा, नॉन वर्केबल, हार्श हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो अमाउंट है वो लिमिटेड होना चाहिए, अदरवाइज इट विल मेक द मिक्स नॉन वर्केबल, इट विल मेक द मिक्स हार्श एंड नॉन वर्केबल, ठीक है। सो दिस इज द केस, इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए, टुडे आई एम क्लोजिंग हियर एंड इन नेक्स्ट डे द रिमेनिंग पोर्शन इज एडमिक्सचर ओनली, और थोड़ा सा कंक्रीट का बचा है वो हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद फिर से हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं एडमिक्सचर के और कंक्रीट के डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप क्वेश्चंस भी ट्राई करते चलें, आपके डाउट्स जो हैं प्लीज आप वो डाउट्स मुझे सेंड करें, आपको मैंने नंबर भी दे दिया, ईमेल भी दे दिया है, और जो भी डाउट्स हैं आप उनको प्लीज सेंड करें। जो भी स्क्रीन पे लिखा गया है आप उसको समझें, उसको नोट डाउन करें, और आप अपनी नोट्स भी साथ में प्रिपेयर करते रहें। एंड में मैं आपको एक हैंड रिटन नोट्स दूंगा, तो वो भी आपके लिए रेडी रेफरेंस होगा, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन एम यही है कि आपको जो भी चीज समझाई जा रही है वो समझ में आ जाए, और आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है दैट इज रिलेवेंट एंड दैट इज यूजफुल फॉर आवर ईएससी एग्जाम और गेट एग्जाम और अनदर स्टेट पीएससी एग्जाम। ओके, थैंक यू, आई एम क्लोजिंग हियर, थैंक यू वेरी मच।